रात को जब हम घर जाते हैं हमारे पास कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी, पुलिस हमें रोकती है, तंग करती है। आपके कार्ड की वजह से अब हमें कोई परेशान नहीं करता, हम उनको बताते हैं और हम घर जाते हैं। कुछ लोगों का एक मैंने देखा है कि वो स्टार्ट करके मतलब गलतियां करते हैं, कुछ तो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, तो मैं चाहता हूँ उसको हाईलाइट कर दें जो ऑलरेडी भी इस वक्त कुछ काम कर रहे हैं। नहीं, आप सब नंबर करते हो, इसको भी करो। मैंने मजाक में कह दिया कि सर तार काटें, हमारे फ्रेंचाइज ले जाएं और वहाँ पे आपका नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वही सुपरवाइजर की कॉल मेरे पास आई है, कहते हैं यार इसको किसी ने गाइड कर दिया है कि उस कैंपेन का स्क्रीनशॉट उसको दे दिया, उसको बोला बताओ इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यदि आपके जो ज्यादातर लोग देख रहे हैं वो लड़के ज्यादा देख रहे हैं, तो आप फीमेल को अगर हटा देंगे तो आपकी कॉस्ट मजीद ऑप्टिमाइज हो जाएगी। कहते हैं क्यों पसंद नहीं है। मैंने कहा सेल्स में झूठ ज्यादा होता है। तो कहते हैं तो तुम उसको जाके बदल दो। व्हाट्सएप पे मैसेजेस करें वो ज्यादा सस्ते पड़ते हैं, या हम फेसबुक पर मार्केटिंग करें, जो एड चला के कैंपेन चलाते हैं वो सस्ता पड़ेगा। आपके जो एक्सपीरियंस क्या कहता है उसमें? अगर उस बच्चे को बता दिया कि जी मैं तो पहले घुटनों पे चढ़ा था और फिर मैं यूं खड़ा हुआ था और मैं दौड़ने लगा था, तो वो दौड़ने नहीं लगेगा, उसने भी उस जर्नी से गुजरना है। मैन्युफैक्चरर से बात कर ली कि भाई तू 2-3 दिन रुक जा या 10 दिन रुक जा, पेमेंट मिल जाएगी तुझे। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो हमने उठाया, Yes. बोले भाई, और 35 डेज नॉर्मल है हमारा पेमेंट साइकिल। बहुत इजी। वो ड्रामा देख लेंगे, कोई मूवी देख लेंगे, लेकिन जो चीज उनको फायदा होना है ना कि जी आपने पैसे कैसे कमाने हैं, नहीं जी हमने नहीं कमाने, हम नौकरी भी अच्छे हैं। कब निकलोगे घर से बाहर, कब कमाओगे, कब करोगे अपने आप को इतना मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? फिर फाइनली अब आए हमारे पॉडकास्ट में, बड़ी खुशी हुई है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि मैं चाहता हूँ थोड़े, आपको बहुत सारी एसोसिएशन के साथ भी लिंक है और हमारे साथ आपकी दोस्ती भी हो गई अब तो माशाल्लाह से। मैं चाहता हूँ पहले शुरू से बताएं कहाँ एजुकेशन हासिल की, ठीक है, फिर वो एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बताएं वो क्या था और अभी आजकल क्या कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं आपसे मुलाकात मेरी हुई, आपकी जर्नी के बारे में भी जान के, तो मैं बड़ा इंस्पायर भी हुआ था उससे। अच्छा, मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, लाइक ऑब्वियसली मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और कराची में मैंने अपना अच्छा खासा टाइम गुजारा है। मैंने बहुत सारी जॉब्स की हैं। तो एजुकेशन की बात करते हैं तो जी कंप्यूटर साइंस मेरा बहुत फेवरेट था। स्टार्ट मेरा जो मैट्रिक था वो कंप्यूटर साइंस में हुआ था। फिर वो उससे ज़्यादा इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई कि प्रैक्टिकली भी बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम करके नेटवर्किंग मैंने एज अ कोर्स सीखी, जिसका एडवांटेज मुझे बहुत हुआ था कि जी मुझे विंडोज़ के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन थी और मैं ये क्लेम करता था कि वंस आई इंस्टॉल विंडो इन योर सिस्टम वो 2 साल तक करप्ट नहीं होगी। एट दैट टाइम हर 1 घंटे बाद या 1 महीने बाद लोग अपनी नई नई विंडो इंस्टॉल करवा रहे होते थे। तो नेटवर्किंग का बड़ा शौक था। फिर सॉफ्टवेयर का बहुत शौक था कि जी कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होने चाहिए और कौन कौन से लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको इंस्टॉल करके देता था। तो इससे चीज़ें आगे बढ़ती गई। फिर मैं फिर अपने डोमेन्स चेंज करता गया। ग्रेजुएशन मैंने कराची यूनिवर्सिटी से की थी और बैचलर किया था कॉमर्स में 2007 में। और फिर उसके बाद लोगों ने मुझसे सवाल किया कि यार तुम्हारा फेवरेट जो है वो कंप्यूटर साइंस है और तुम कॉमर्स में कर रहे हो। तो मेरा मैथमेटिक्स खानदानी, हमारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो अकाउंटिंग वगैरह सारी उसकी ना क्रेडिबिलिटी जितनी भी थी तो उसमें बड़े ईजी पास आउट कर लिया था 1 अटेम्प्ट में। अच्छा जी, जब जर्नी स्टार्ट की तो मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑपरेटर बना कंप्यूटर कंपनी में। उस वक्त जब नया नया कंप्यूटर था, आप किसी का डाटा एंटर करते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस वक्त लेबलिंग करना, एनवलप क्रिएट करना, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। तो आइडिया हो गया कि जी एक्सेल, इसमें कमांड्स आ रही हैं, प्रैक्टिस हो रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं। फिर इंटरनेट सर्चिंग भी होती थी उस वक्त, इतनी ज़्यादा वो अवेयरनेस नहीं थी जो आज के दौर में। फिर उसके बाद फिर एक HR IT असिस्टेंट मैं गया मेहरान फूड एंड स्पाइस में। उसके बाद फिर मेरी जो है नेक्स्ट, जब मैंने कार्गो कंपनी को ज्वाइन किया तो वो कार्गो कंपनी बेसिकली करती क्या थी, इंटरनेशनल कार्गो को वो डिस्पैच करती थी पाकिस्तान में लोगों के डोर स्टेप्स पे। उस वक्त ये जो कुरियर कंपनीज हैं जितनी भी, उनका कॉन्सेप्ट इन वाला नहीं था। तो ये जो था कि कार्गो कंपनी, और उनको सिस्टमैटिक चीज़ें करके देनी थी, उनको आइडिया नहीं था। मैंने वहाँ पे एज अ मैनेजर ज्वाइन किया था और IT से रिलेटेड जब उनको मैंने अवेयरनेस दी, फिर मैंने वहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट करवाया सॉफ्टवेयर्स वगैरह। तो उसमें हुआ ये कि उनका एक पूरा सिस्टम मैंने उस वक्त बना के दिया था जो दुबई, सऊदीया से लेके पाकिस्तान के हर कोने तक वो 1 विंडो पे काम करते थे। एंड दे वर सो एक्साइटेड कि उनके पास एक सोल्यूशन अवेलेबल है जो उससे पहले नहीं था और उनको बहुत हर्डल्स होते थे। तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि आप अगर आप इनोवेशंस करते हो या कुछ आप चीज़ें इन्वेंट करते हो ना, तो उसका फ़ायदा लोगों को कितना होता है वो बहुत मैटर करता है। इनोवेशंस वाला तो कॉन्सेप्ट मेरा स्टार्टिंग से ही था। समहाउ फिर वो कार्गो कंपनी से ड्रॉप हुआ और उसके बाद फिर मैंने फिर कंटिन्यू किया जी। मैं चला गया था साउथ सिटी हॉस्पिटल में। मैंने तकरीबन 1.5 ईयर्स मैंने काम किया। वहाँ भी बहुत झंडी गाड़ी, क्योंकि इंस्टॉलेशंस वाले मामले में तो मैं एक्सपर्टीज थी मेरी।
और मैंने जब डॉक्टर्स के पास कोई सिस्टम आता था या कोई ऑपरेशन थिएटर्स में सिस्टम जाते थे तो मेक श्योर उनका सिनेरियो उनका ना आप ये कह लें कि जी सेंसिटिविटी बहुत वो होती थी, प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती थी उसकी। सिस्टम होता ये था कि जी आपने ना बहुत एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर करना है, तो वहाँ आईटी में सिस्टम ये था कि जी हफ्ते हफ्ते सिस्टम पड़ा रहता था, किसी को कुछ पता होता नहीं था। हमारे जो मैनेजर साहब थे जी ही वॉज विलिंग टू डेवलप सॉफ्टवेयर, वो उसमें इंगेज रहते थे। तो जब मुझे उन्होंने हायर किया तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शुएब काफ़ी चीज़ें बेहतर परफॉर्म करेगा, तो मैंने यही किया। स्टार्टिंग 3 मंथ्स मेरा लर्निंग था वहाँ पे, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स जब मैंने वहाँ पे एक्टिविटी की तो फिर मैंने ऐसे कारनामे किए कि लोग सरप्राइज हो गए। मतलब इवन होता ये था कि आपका जो नेटवर्किंग होती है केबल्स की, इसमें 4 पेयर होते हैं, उस पेयर 7 केबल, 4 पेयर होते हैं, 8 केबल होती है लेकिन पेयर 4 होते हैं। यूजेबल जो होते हैं स्टार्टिंग के 3 और लास्ट का 1, ऐसे ही होता है, 4 होते हैं। कलर भी याद है मुझे। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन वो लिटरली ग्रीन वाइट ग्रीन वाइट ऐसा कुछ था वो। स्ट्रेट, एक तो स्ट्रेट उसका आपको कॉम्बो लगाना है, फिर क्रॉस केबलिंग करनी है जिससे डाटा आपका बहुत इंस्टेंटली ट्रांसफर होता है। तो बड़ी मतलब बहुत सारी इसमें ना वो कहते हैं जी नेटवर्किंग एक वो होता है, कुछ कहते हैं बड़ा ट्रोपोलॉजी, स्टारपोलॉजी, इस तरह की ना एक नेटवर्किंग के नाम होते हैं। तो मैं इमरान भाई की वजह से मैंने बहुत सीखा, वो उन्होंने मुझे बहुत इसमें ना अप्रिशिएट किया नेटवर्किंग के हवाले से। तो वो ये था कि जी बहुत लंबा डिस्टेंस था इमरजेंसी से ऊपर सिस्टम से कनेक्टिविटी का, उसके बीच में केबल डैमेज हो गई थी। और क्योंकि जब वो अंडरग्राउंड होती हैं बहुत हर्डल होता है आपको ऐड करना, तो बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था कि पहले हमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना था कि जी आप ये केबल जो है ना बिछाएं ताकि हम उसके कनेक्टर्स कनेक्ट करें। तो मुझे उस वक्त मैंने चेक किया दोनों साइड, तो मुझे बीच की 1-2 केबल डैमेज लगी। मैंने सीक्वेंस चेंज किया, विद इन 5 मिनट्स को एक्टिव किया। तो माय बॉस वाज सरप्राइज कैसे एक्टिव किया। मैंने कहा वो कलर कॉम्बिनेशंस का सिनेरियो होता है, आप पिंग कर चेक, पिंग आपको पता है कि पिंग क्या होता है, पिंग तो पिंग आप मार के देखो और आपका देखो आपके स्टिंट्स जो है ना वो 1 ms से नीचे ही आएगा, तो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी मिलेगी उस पर। अच्छा जी, वो जब किया तो उनको आइडिया हुआ कि ये बंदा नॉलेज रखता है और इसको थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया जाए, वरना मैं उस वक्त अंडर सुपरविजन था। उसके बाद फिर मुझे बहुत सारा एक्सेस मिला, तो फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने और भी की, अपना पूरा स्टेशन बनाया वहाँ पे। और फिर जब कंप्यूटर बनने की बारी आती थी ना, जो हफ्ते लगते थे, 30 मिनट्स में सिस्टम रेडी, इंक्लूडिंग ऑल सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, ERP, एवरीथिंग, सिक्योरिटी लगा के प्लग इन करके आ जाता था। मेरे जो मैनेजर थे इमरान भाई, उन्होंने मुझे और टास्क देना शुरू किए। LCD डिस्प्ले बोर्ड होते थे, हम उनको देखते थे। फिर उसके अलावा हमें एम्प्लॉय कार्ड्स थे। तो साउथ सिटी हॉस्पिटल में पहले ये था कि जी जो एक आपका ना कॉन्ट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कार्ड्स नहीं थे। विद द कोलैबोरेशन विद द HR मैंने वो कार्ड्स उनके डिज़ाइन किए, उनको बना के दिया। उसका एडवांटेज ये हुआ कि उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। उसकी वजह ये थी, वो कहते थे कि शुएब भाई रात को जब हम घर जाते हैं हमारे पास कुछ ऐसी विजिबिलिटी नहीं है कि हम बता सकें जी हम एम्प्लॉय हैं। आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी, पुलिस हमें रोकती है, तंग करती है। आपके कार्ड की वजह से अब हमें कोई परेशान नहीं करता, हम उनको बताते हैं और हम घर जाते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाई थी। सिस्टम की वजह से डॉक्टर तक रिस्पेक्ट करते थे और काफ़ी सालों तक वो सिलसिला चलता रहा। अच्छा, मैंने उसके बाद, आप बहुत कॉमन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन, सब जानते होंगे, IBX, जिसको पहले TRG कहते थे। ऐसे ही है। मैंने साउथ सिटी ड्रॉप किया, 1.5 साल के बाद मैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री में चला गया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अमेजिंग था, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन साथ साथ ड्रेन भी किया जाता है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। वहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें सिखाई वहाँ पे जो मल्टीटास्किंग आपके अंदर स्किल्स आई, IT से रिलेटेड ही था, क्योंकि वो तो अभी कॉल सेंटर के उस पर चलता है ना। कॉल सेंटर, यस, इट्स अ ट्रबल शूटिंग ऑन कॉल। आप एक तो आप फिजिकल करते हो ना, दैट्स रियली इजी, लेकिन ऑन कॉल ट्रबल शूटिंग करना इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, और वो भी ऑपरेटर साइड जो आपके नेटवर्क चल रहे हैं। हम कैंपेन्स में थे वारिद की, और वारिद उस वक्त मर्ज हो रहा था जैज़ के साथ। तो आप अंदाज़ा कर लो कि कोई कॉल करता है, मतलब एक नॉर्मल अगर एक इंसान की तरह हम बात करें, हम जाते हैं सिम ले लेते हैं, सिम लेके आज इस पर रिचार्ज करवाया और पैकेज एक्टिवेट कर दिया। ये इतना सिनेरियो सबको पता होता है। बैकएंड में चीज़ें काम कैसे करती हैं, आप जब हेल्पलाइन पे कॉल करते हो तो वहाँ पे हम जैसा कोई बंदा बैठा हुआ होता है जिसको सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि जी आपको पैकेज कौन सा लगवाना है, आपको रिंगटोन्स कौन सी लगवानी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सॉर्ट आउट कैसे करना है, आपके लिए कंप्लेन कैसे रेज करनी है, सिग्नल इश्यूज देखने, उनके सारे प्रोटोकॉल्स होते थे जिसको फॉलो करना होता था। मैकेनिज्म इतने सारे थे कि उसने बहुत कुछ सिखाया। एक नॉर्मल कॉल आ रही जी मेरा बैलेंस कट रहा है, तो हमने चेक किया
अब नॉर्मल बंदा तो डर गया कि जी बैलेंस कट रहा है, वो अपना मोबाइल नहीं चेक कर रहा, लेकिन हमें पता है कि उसने अपना डाटा पैकेज एक्टिव किया हुआ है और वो उसने कोई पैकेज नहीं करवाया हुआ, तो प्राइस गिरती रहेगी जब तक उसका डाटा चलता रहेगा। हमने सिंपल उसको ये कहना है कि जी आप अपना डाटा पैकेज बंद कर दें, तो आपका प्राइस कटना बंद हो जाएगा। कुछ लोग आते थे कंप्लेन करके जी पैसे अभी भी कट रहे हैं, तो जी आपने जो कॉलर ट्यून लगाई हुई है उसके चार्जेस हैं वो कट रहे हैं जी, वो डीएक्टिवेट कर दें। तो छोटे छोटे इश्यूज हम लोग सॉर्ट आउट करते थे इस तरह से। बहुत सारे मतलब सिनेरियोज होते कि जब हम कॉल्स अटेंड करते थे ना, एक अलग ही दुनिया में होते थे। हम सारे पैरामीटर्स दिखते होंगे ना, क्या सब चीज़ आती थी। अच्छा वो तो आ रही है, लेकिन जब आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो, वो बंदा गाँव में बैठा है किसी दरख्त के नीचे, अंदाजा करें आप वो फीलिंग कैसी होगी कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसके आसपास कोई नहीं है, आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर है, लेकिन आपका फोकस कहाँ पर है, उस कस्टमर पे, कि आप वहाँ पहुँच गए। तो वो एक इमेजिनेशन बहुत अलग नेक्स्ट लेवल होती थी। बहुत सीखा वहाँ पे, और सीखने के बाद फिर हम जो है मतलब फिर मुझे हार्डली 6 मंथ्स हुए थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था। उस वक्त ये आया था कि जी आपको सिम एक्टिवेट करवाने के लिए हेल्पलाइन में कॉल करनी है, वहाँ पे नादरा की वेरिफिकेशन होगी। मुझे आज भी याद है कि मेरी पहली कॉल तकरीबन 6 मिनट की थी, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करके कॉल पे बैठा था और मैंने सिर्फ, अब मुझे मेरे सुपरवाइजर साथ खड़े हुए थे, कहा कि तुमने ये सवाल करने हैं, बस तुम्हारी कॉल एंड हो जाएगी। मैंने कहा ओके। वो पहली कॉल 6 मिनट की थी, मैं डर गया। उसके बाद फिर जब कॉल्स का फ्लो बढ़ा, जब हैंडल करते रहे, फिर वो नौबत आ गई थी कि जी हम पहले से तैयार होते थे, नादरा वेरिफिकेशन कर ली, उसकी सारी चीज़ें हो गई, और उसके बाद जो है जो उसकी कॉल सिम एक्टिवेट करते हुए 30 सेकेंड्स में डन कॉल रैप। कस्टमर को और कोई इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं देनी थी। जब हम इतना प्रो हो गए सिम एक्टिवेशन पे, फिर हमें उस लेवल पे लेके जाया गया जहाँ पे सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। तो फिर हमने फिर मल्टीपल कॉल्स ली थी वहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। समटाइम आपको ऐसे कस्टमर भी कॉल करते हैं कि अब एक बेस है कि जब आप टावर के करीब जितना जाओगे ना, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, टावर के करीब जितना जाओगे सिग्नल उतने ड्रॉप होंगे, लेकिन आप टावर से जितना दूर जाओगे आपके सिग्नल फ़ोन के उतने स्ट्रांग होंगे। हमें एक कस्टमर ने कॉल की कि जी मेरे सिग्नल पूरे नहीं आ रहे। कहते सर आपके आसपास कोई टावर है? तो कहा जी मैं टावर पे ही चढ़ा हुआ हूँ। सही है। तो मेरे सुपरवाइजर को कहा, मैंने कहा वो तो टावर पे चढ़ा हुआ है। कहते हैं उसको बोलो टावर से नीचे उतरे और फिर थोड़ा दूर जाए तो उसके सिग्नल सही हो जाएंगे। ये मत बोलना कि नीचे गिर जाओ छलांग लगा देगा, लेकिन डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा कि वो कूद जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, और कभी कभार हमारे पठान बड़े मासूम होते हैं। एक पठान की भी कॉल आई थी कि जी मुझे मेरा नंबर कन्वर्ट करना है इस नेटवर्क पे जिससे मैं बात कर रहा हूँ। हमने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा, बताएं, प्रोसेस हमें पता था। कहते ये 021 उसने करके नंबर बताया। तो मैंने कहा कि सर ये तो PTCL का नंबर है, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? तो कहते हैं नहीं आप सब नंबर करते हो, इसको भी करो। तो मैंने मजाक में कह दिया कि सर तार काटें, हमारे फ्रेंचाइज ले जाएं और वहाँ पे आपका नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वही सुपरवाइजर की कॉल मेरे पास आई है। कहते हैं यार इसको किसी ने गाइड कर दिया है कि आपका PTCL का नंबर मोबाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने कहा कि सर आप समझा लें, हमने तो बताया था, वो मान रही नहीं था, हमें कॉल रैप करनी थी, हमने एंड कर दिया था कॉल। ऐसे ऐसे लोग कॉल करते थे। अच्छा, TRG में जब मैं जॉब कर रहा था तो उसके बाद फिर मुझे ऑफर आई जंग ग्रुप से एज अ मीडिया पर्सन के लिए। तो मैंने फिर जंग ग्रुप ज्वाइन किया। जब जंग ग्रुप गया वहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट। और वहाँ पे मैंने फिर इंटरनेट डिपार्टमेंट में था जहाँ पे सारे अखबार डिजिटली प्रिंट होते थे, ई प्रिंट कहलाते। ये पहले ई प्रिंट कहलाते थे, क्योंकि इंटरनेट पेपर, इंटरनेट मैगजीन, ये तो बाद में सारी चीज़ें डिजिटलाइज हुई हैं, तो अब वो डिजिटल कहा जाता है। पहले डिजिटल का वर्ड लोगों को पता ही नहीं था। तो ई प्रिंट के सारे सेक्टर्स में जो मतलब दी न्यूज़ हो गए, जंग अखबार हो गया, सारे अखबार की ना उनके जो भी स्टाफ होता था, सब एडिटर, उन सबको मैंने मैनेज करना होता था। उनकी रोस्टिंग्स और उनकी लीव्स और सारी चीज़ें मैं देखता था। तो वहाँ पे तकरीबन 3 साल गुजारे। आसिफ लतीफ़ साहब, ही वॉज जेम। मैंने अपनी लाइफ में उन जैसा जीनियस बंदा नहीं देखा आज तक। तो जब उनके सुपरविजन में काम किया ना, उनसे मैंने बहुत सीखा। उन्होंने बहुत सिखाया मुझे, मैं बहुत ट्रेन हुआ उसमें भी, तो मुझे और थोड़ा सा ग्रोथ मिलती गई। कुछ टाइम के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे, तो आसिफ भाई सजेस्ट मी कि शुएब तुम्हें सेल्स में जाना चाहिए। मैंने कहा सेल्स में मुझे पसंद नहीं है। कहते हैं क्यों पसंद नहीं है? मैंने कहा सेल्स में झूठ ज़्यादा होता है। तो कहते हैं तो तुम उसको जाके बदल दो। वो पॉइंट क्लिक कर गया मुझे। तो मैंने फिर अपनी फर्स्ट जर्नी जो है, एक वॉलेट आया था, डिजिटल वॉलेट सिम फिंका वालों की तरफ से, फिंका बैंक और फिंजा की कोलैबोरेशन से आया था। उस वक्त वो उसका जब मैंने काम स्टार्ट किया एक्टिविटी, तो जी 10 रुपये का बर्गर मिल रहा था। वो बर्गर जो 250-300 रुपये का था। मैंने वो अमेज किया कैसे कर रहे हैं।
उनके पीछे भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म था, समझ आया था कि जी मार्केटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है दोनों ब्रांड्स की, जो डिजिटल वॉलेट चला रहे हैं और जो बैंक्स जो उनका जो ब्रांड है वो अपना मार्केटिंग कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो 1000 बर्गर बिके थे एक दिन में, एक बहुत बड़ा नंबर था ये, लोग पागलों की तरह टूट गए थे उस पर। आइडिया हुआ कि जी डिजिटल पेमेंट क्या होता है। तो इससे पहले मेरे ख्याल से टेलीनॉर ने डिजिटल वॉलेट इंट्रोड्यूस करवाया था, उस वक्त उसका नाम इजी पैसा नहीं था, कुछ और था, ओमनी करके कुछ था, ओमनी पैसा मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था। तो बाद में फिर उन्होंने इजी पैसा को कन्वर्ट किया। तो सिमसिम वाज द फर्स्ट वॉलेट इन पाकिस्तान जिसने स्कैन एंड पे का ऑप्शन कॉन्सेप्ट रखा। उसके बाद दूसरा जो था डिजिटल वॉलेट वो इजी पैसा था जिसने ये अडॉप्ट किया। फिर इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो 2016 या 17 के बीच में ही जैज़ कैश लॉन्च हुआ था। जैज़ कैश के जी जैज़ ने भी अपना वॉलेट लॉन्च कर दिया। तो उस वक्त ये 3 कॉम्पिटिटर्स थे और उस वक्त काम चल रहा था। तो सिमसिम में हम पहले ही थे। तो सिमसिम के बाद तकरीबन 1 साल वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं फिर जोंग में चला गया था। मैं जोंग में एज अ वीडियो GSM था। अब इसके नाम से ही आइडिया होगा कि जी आप कोई GSM की सर्विसेज देख रहे होंगे वहाँ पे। तो होता यह था कि जी एक फ्रेंचाइज होती है एक एरिया की जो बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर करती है एक ही फ्रेंचाइज के। उस जिस थर्ड पार्टी ने लिया हुआ होता है तो उसमें कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है जो ओन करता है पूरे एरिया और फ्रेंचाइज को। सही है। उसको कहते हैं वीडियो GSM। टेक्निकली वो मार्केट में सारी चीज़ों की विजिबिलिटी रखता है कि आपके सारे प्रोडक्ट ऑपरेटर्स के मौजूद हों, सिम, बैलेंस, MBs, तमाम चीज़ें जो कंपनी प्रोवाइड करती हैं। अगर वो इन कंप्लायंस को फॉलो नहीं करता तो फिर कंपनी उसको फाइन करती है उस फ्रेंचाइज को, क्योंकि वो एक नाम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। तो एज अ वीडियो GSM काम किया। फिर वहाँ पे भी झंडे गाड़े कि स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड मंथ तो क्योंकि ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्व कर रहा था सिर्फ। फिर थर्ड मंथ में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक नंबर आते हैं 10 के, इनमें से नाम आते हैं सबके। मैंने अपने GM से, ब्रिगेड मैनेजर से पूछ लिया। मैंने कहा ये मुझे बताएं कि ये क्या है ये। तो कहते हैं ये तुम अभी पहुंच नहीं पाओगे, ये बहुत सालों की मेहनत है और ये लोग बड़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे बताएं तो सही कि क्या है। तारिक भाई नाम है उनका, लाइक स्टिल ही इज़ अ ग्रेट मैनेजर इन अ जोंग। तो उन्होंने भी बहुत सिखाया और बहुत अच्छे स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे थे। लोग उनको समझ नहीं सके लेकिन मैं समझ गया। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो आज भी जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो बड़ी खुश होकर मुझसे बात करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि शोएब ये KPIs होते हैं, आपको ये फुलफिल करने होते हैं। अगर आपने 100% कर दिया तो आप इन टॉप 10 में आ जाओगे, क्योंकि मोर देन 100-200 लोग वहाँ पे काम करते हैं। अच्छा जी, थर्ड मंथ जब मुझे पता चल गया था कि मुझे ये करना है तो आई मेक श्योर कि जी सारे कंप्लाइंस पूरे हो जाए। सारे कंप्लाइंस पूरे किए और उस नंबर में मैं आ गया 7th रैंक पे। सही है। देखिए अब जब पहले जब इंसान है ना, लालच बढ़ जाता है क्योंकि उसको थोड़ा मिले तो यार अच्छा मिल गया, लोग कहते नहीं यार कम मिला, तो वो वाली सीन हो जाता है कि पहले मिल रहा नहीं था तो थोड़ा मिल गया तो कम मिला है, कम लगता है, तो शिकायतें बढ़ती रहती हैं आगे। तो उस लिस्ट में मैंने क्या किया जी, उस लिस्ट में मैंने कहा नहीं यार 7 इज नॉट अ गुड नंबर, आई वांट टू बिकम अ फर्स्ट, मुझे बनना है वहाँ पे। और आई वाज सरप्राइज कि वो फ्रेंचाइज जिस पे आज तक कोई उस रैंकिंग पे नहीं आया, मैं 7th आया हूँ। और वेरी नेक्स्ट मंथ मैंने कंप्लायंस को एक्सट्रीम किया और मैं जब रिजल्ट आया ना, आई वाज टॉप इन अ रीजन, पूरे रीजन में, पूरे रीजन में आई वाज टॉप। एंड मेरे RD ने, रीजनल डायरेक्टर ने बुलवाया, बाकायदा इसके लिए एक इवेंट हुआ था, सर्टिफिकेशन मिला एंड द पीपल वर सरप्राइज कि कल का बच्चा आया है, ये नंबर ले गया है, और इसने सबको जो है ना चौंका दिया। मैंने बहुत मेहनत की थी। उसकी एरिया ऐसा था कि बहुत डिफरेंट था। अगर मैं नाम लूँ, लेट्स सपोज पीला स्कूल, कटी पहाड़ी, बारादरी, ये वो सारे एरिया जो नॉर्थ कराची 2.5 नंबर से इस तरफ का है, ठीक है, 12 मार्केट, ये सारी जगह है। उन एरियाज में डिफेंस का एक बच्चा उठ के गया है और वो सुबह जाता है, रात को 2-3 बजे वहाँ से आता है बाइक पे। तो इमेजिन करें कि मेरे घर वाले कहते थे कि भाई तुम क्या चाहते हो, वो एरिया सेफ नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, कुछ नहीं होता, हम अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ी और निकल गया, अल्लाह के मान में हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे वो मेहनत करने का नतीजा ये निकला कि जो हमारे RD थे और हमारे जो GM होते थे, वो सब कहने लग गए कि भाई जिस तरह ये बट्टी तस्वीरें भेज रहा है, तुम भी भेजो तस्वीरें ग्रुप में कि तुम कहाँ स्पॉटेड हो, क्या कर रहे हो। और वो रातों को भेज रहा होता है और वो लाइव भेज रहा होता है। हमने कॉल करके कंफर्म किया कि जो उसने तस्वीर भेजी है वो उस जगह पे है या नहीं है, और एक्चुअली वो वहीं पे होता था।
तो जो फर्स्ट पोजीशन आई तो जो बाकी के वीडियो थे ना, अब वो जाग गए सारे के सारे। और मैंने ये बात इवेंट, जब उनका इवेंट हुआ था ना, मैंने कहा था कि सर, बोले शोएब कैसा फील कर रहे हो? मैंने कहा सर फील तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अब ये समझ लें कि जो लोग सो रहे थे वो जाग गए। अब मुझे कंपटीशन टफ मिलेगा। पहले कंपटीशन नहीं था, कोई आना नहीं चाह रहा था, बाय डिफॉल्ट सब आ रहे थे, मैं मेहनत करके वहाँ पहुँच गया, तो अब बाकी लोग भी मेहनत करेंगे। तो ऐसे ही हुआ। फिर वो नाम जो है ना, फिर मैं फर्स्ट से थर्ड पे आया, फिर सेकंड पे आया, फिर उसी कैटेगरी में रहा, मेरा नाम आता था। लेकिन उससे जो लोग सोए हुए थे, जो पहले कभी नहीं थे, वो भी नजर आने लग गए। लोगों को एक मोटिवेशन मिल गई कि जी नहीं, सर्टिफिकेट आइडिया कि हो सकता है। जैसे कल का बच्चा जो 3 महीने में कर सकता है, हम सालों से 10-10, 15-15 सालों से हैं, हम भी तो कर सकते हैं। तो वो उन्होंने, जब उनको सर्टिफिकेट्स मिलते थे और सर्टिफिकेट्स की वजह से फिर एप्रिसिएशन मिलती थी, फिर इवेंट्स में रिकग्नाइजेशन मिलती थी, वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है उस पर। यार 1 साल तक मैंने काम किया। 1 साल में मैंने 3 फ्रेंचाइज में काम किया। पहले 12 इधर नॉर्थ कराची में था, फिर उसके बाद मुझे DHA शिफ्ट कर दिया मेरे घर के पास ही, तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और उस वाली फ्रेंचाइज का रिकॉर्ड था कि जी लास्ट 6 ईयर्स से यहाँ पे कोई भी टॉप पे नहीं आया, किसी ने कोई वो नहीं किया, तो मैं वहाँ पे भी टॉप पर आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक और ब्रांच शिफ्ट कर दिया था फ्रेंचाइज पे, जो थी आपकी टावर की साइड पे। अब टावर के जब नाम आता है तो वहाँ पे आता है लियारी, किमाड़ी और जो है ना आगरा ताज, ये सारे एरियाज जो कि मोस्ट डेंजरस एरियाज होते हैं, लगता है नहीं। मेरे ग्रेड मैनेजर खुद ही विजिट पे नहीं जाते थे वहाँ पे। तो जी मुझे कहा कि जी तुमने एरिया विजिट करना है। अच्छा, मुझे जो वहाँ भेजा गया था वो इस वजह से भेजा गया था कि सज़ा के तौर पे, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। लोग बताते हैं कि शोएब तुम्हें नहीं भेजना था, लेकिन तुम्हारी ग्रेड मैनेजर से बात अच्छी नहीं हुई तो उन्होंने तुम्हें सज़ा के तौर पर वहाँ भेज दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं किमाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं लियारी में घूम रहा हूँ, मैं वो ली मार्केट साइड में घूम रहा हूँ, और मैं रातों को घूम रहा हूँ वहाँ पे। किसी भी RSO को पिक किया, ये होता है रिटेल सर्विस ऑफिसर होता है ये, जो रिचार्ज करवाता है रिटेल शॉप्स पे और आके रिपोर्ट करता है फ्रेंचाइज को। ये फ्रेंचाइज के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको लेके घूम रहा हूँ मैं। आपने जब ग्रेड मैनेजर को मैंने बताया कि जी मैं इस जगह पे घूम रहा हूँ, तो वहाँ पे होता ये था कि ही वॉज सरप्राइज कि यार अच्छा मैं भी आ रहा हूँ। आए, 2 मिनट खड़े हुए और वहाँ से चले गए, अंदर नहीं जाते थे। तो खैर मैंने बड़ा अच्छा एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर जब मैंने ये छोड़ा तो फिर उसके बाद मैं चला गया था, मैंने ज्वाइन कर लिया था SMS इंडस्ट्री। SMS इंडस्ट्री मेरे लिए न्यू थी। आप देख रहे हो कि मेरी जो जर्नी चल रही है ना, ये सारा नेटवर्क की चल रही है जर्नी, लेकिन SMS ये नहीं, मतलब जो जर्नी चल रही है ना वो चल रही डिफरेंट। मैं हर शोबे में होता हुआ आया हूँ कि पहले मैं, लेकिन रेलेवेंसी थी कि पहले नेटवर्क सिस्टम, फिर आपका वो अगर चल भी रहा है तो सिम, ये सब रेलेवेंसी थी, क्योंकि वो नॉलेज था ना, प्रोटोकॉल सीखना, कंप्लायंस सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। हुआ ये कि जी जब मैंने डेटाबेस एंट्री ऑपरेटर था, वहाँ से स्टार्ट किया, फिर जंप किया IT HR में, फिर मैं IT में आ गया, फिर मैं एक कार्गो कंपनी में मैनेजर आ गया, फिर मैं एडमिन सुपरवाइज़र हो गया जंग ग्रुप में, फिर वहाँ से जंप करके मैं सेल्स में आ गया। फिर सेल्स में जो है मैं ये वीडियो GSM वाला सीन देख रहा हूँ, दूसरी चीज़ें देख रहा हूँ, फिर मैंने उस सेल्स को ही कंटिन्यू किया। मैं SMS इंडस्ट्री में आ गया। जब SMS इंडस्ट्री में आया तो वहाँ पे नॉलेज और गेन हो गई। उसका रीज़न ये था, अच्छा सिम का एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया। जब सिम डिजिटल वॉलेट था ना, उस वॉलेट की कम्युनिकेशंस की वजह से कराची के 400 रेस्टोरेंट मुझे बाय नेम, जो बिजनेस थे वो बाय नेम जानते थे। वो बाकायदा जो हमारे कॉम्पिटिटर थे ना, वो मुझे ढूंढते थे यार शोएब भट्टी कौन है। तो बड़ा इससे फेम मिला था मुझे। अच्छा, तो फिर मैंने जब ये SMS इंडस्ट्री में आया, इसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंड किया और फिर इसको काम करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजरा और बहुत सारे ब्रांड्स की रिकग्नाइजेशंस मिली और मतलब उनको पता चला कि जी शोएब भट्टी क्या काम कर रहा है, किस तरह से डील कर रहा है। तो मैं नादरा पाकिस्तान को ऑनबोर्ड कर लिया था। फिर मैंने कुछ गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर से उनको ऑनबोर्ड किया। प्राइवेट कंपनीज के बड़े बड़े नाम जुड़ गए थे, सैलानी जुड़ गया था। इन सब को मैंने सर्विसेज में डील किया था। अब उसके बाद मुझे तकरीबन 2-3 साल यहाँ पर हो गए अच्छे खासे ब्रांड्स के साथ काम करें, बट समहाउ वो कंपनी बंद हो गई SMS की। फिर इसी इंडस्ट्री को क्योंकि मुझे मज़ा आने लग गया, क्योंकि यहाँ पे आपकी जब किसी से मीटिंग हो रही है तो कोई हेड है, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा है, उससे कम कोई आपसे मिल रहा नहीं है। तो आपको एक बड़ा अच्छा चस लग जाती है, जी मुझे जाना है लाजमी और इन्हीं से जाके मिलना है। तो उनसे मुलाकात करना स्टार्ट कर दी। फिर लाइफ में अप एंड डाउन आए। हुआ ये कि जी वो कंपनी बंद हो गई, मैं घर बैठ गया।
अच्छा जब घर बैठा हुआ था तो फिर घर बैठे मुझे फिर दूसरी कंपनी ने ऑफर किया कि हमें ज्वाइन करो, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं चला गया। लोगों ने बहुत, इस इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं आपको, मतलब कॉम्पिटिटर है आपके, लेकिन आपको सपोर्ट भी करेंगे इन टर्म ऑफ कि आप अनएम्प्लॉय ना रहो, आप फारिग ना रहो, कहीं आप बिला वजह इधर तो घूमते ना रहो, आपको एंगेज रखते हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों ने सपोर्ट किया उस वक्त जब ये चीज़ें डाउन हो गई थी। फिर कोविड आ गया, उस कोविड ने बहुत इम्पैक्ट किया हमारे बिजनेस को। मोस्टली बिजनेस डाउन हो गए थे, हमारा बिजनेस अप हो गया था। उसकी वजह ये थी कि जी ऑनलाइन सब आ गए थे। ऐसा ही था। जब वो ऑनलाइन आ गए, तो ऑनलाइन आने के बाद हमारे उनको SMS सर्विसेज चाहिए, मार्केटिंग के लिए, प्रमोशंस के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि कम्युनिकेशन जो है ना वो कॉल्स पे ना हो। फ्लो ज़्यादा बढ़ गया था उसका, हमें बहुत इस पर फ़ायदा हुआ था इससे। फिर इसी इंडस्ट्री को कंटिन्यू रखते हुए फिर मैं इस्लामाबाद मूव हो गया था। जब इस्लामाबाद मूव हो गया तो वहाँ पे जो इस कंपनी ने मुझे हायर किया, वो कंपनी 2 साल से मुझे मॉनिटर कर रही थी। तो अच्छा, वो 2 साल से मॉनिटर, उनके इतना ईजी नहीं है वहाँ पे हायरिंग। फिर वहाँ पे मुझे हायर किया गया उस कंपनी को, और उस कंपनी में मुझसे पहले जितने भी परफॉर्मर्स थे बहुत लो चल रहे थे, बहुत नामी मतलब गिने चुने क्लाइंट्स लेके आते थे। मगर इस SMS इंडस्ट्री ने मुझे, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि शुएब कहाँ पर हो। मैंने कहा जी मैं मॉन्टी मोबाइल में हूँ। मॉन्टी मोबाइल इज़ अ कंपनी जो पूरे पाकिस्तान, मतलब पूरी दुनिया में ओवर द ग्लोब अच्छी खासी ब्रांचेस रखती है अपनी। मैंने कहा जी मैं मॉन्टी मोबाइल में हूँ। कहते कैसी कंपनी है, मैं इंट्रोडक्शन देता था, बताता था उसके बारे में कि जी सर्विसेज इनके पास यही है। लेकिन लिमिटेशन ये थी मॉन्टी मोबाइल में कि उस वक्त व्हाट्सएप की सर्विसेज या रोबो कॉल की सर्विसेज जो नॉर्मली वो नहीं थी। उनके पास सिर्फ SMS की थी, और शॉर्ट कोड की भी बड़ी मुश्किल से सर्विसेज अवेलेबल थी किसी कंपनी से अलाइंस करके, एग्रीगेटर टू एग्रीगेटर। तो मैंने कहा जी मैं इस कंपनी में हूँ, यहाँ पे 2 सर्विसेज अवेलेबल हैं, अब आप बताएं मुझे आपके लिए क्या। तो वही SMS वाले मेरे क्लाइंट्स वहाँ पे राउट हो गए। तो विद द स्टार्टिंग 1 मंथ तकरीबन 65 अकाउंट्स लाइव हो गए। ये बढ़ते 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 जब मैं 3 साल गुजार चुका था, तो मेरे जो नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स थे वो तकरीबन 234 थे, और उनका जो ट्रैफिक था वो लाइक मोर देन 5 मिलियन था। सिर्फ ट्रैफिक था उनका, और ये बूस्टअप होता था। समटाइम ये टच करता था, मतलब ये जाता था 10 मिलियन तक भी जाता था, क्योंकि उनकी वो कंजप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, ब्रांड्स सब मिलके काम करते थे। तो लेकिन बहुत उनको मैं उनको सपोर्ट करता था, वो मुझे सपोर्ट करते थे, वो मुझे बुलाते भी थे। मोस्टली जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, मैं फिजिकली मोस्टली 3% से मिलाऊंगा सिर्फ, बाकी 97% मुझे सिर्फ कॉल पे जानते हैं, कभी देखा नहीं था उन्होंने। लेकिन जब मैं उनसे मिलता था, जब कभी इत्तेफाक हो गई, चला गया मिलने के लिए, दे वर सरप्राइज, अच्छा आप शुएब भट्टी हैं। और वो मुझे कब हुआ, जब मैंने सैपटेक स्टार्ट की इन 2022, जब SMS के रेट बहुत अप हो गए थे और सारे एग्रीगेटर परेशान थे, क्योंकि PT ने कुछ इन्वॉल्वमेंट ऐड कर दी थी अपनी, रेगुलेट कर लिया था इसको कि जी हमने ये मैकेनिज्म इस पर इम्प्लीमेंट करना है जो हर कंपनी ने फॉलो करना है। उन्होंने गाइड नहीं किया था, उन्होंने एक पर्चा दे दिया था कि जी ये डॉक्यूमेंट है, आपने इसको पढ़ के खुद ही समझना है और खुद ही चीज़ें लेके चलनी है। अब मज़े की बात, जो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको खुद नहीं पता था कि जी कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। उसने भी सीखा है, PT की बात कर रहे हैं, उसने सीखा है मास्किंग अप्रूव करवाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और उसको कैसे आपको किसी को अलॉट करनी है, जो भी चीज़ें ना, वो सारी जो चीज़ें पहले ऑपरेटर मैनेज कर रहा था वो सारी की सारी ना डाउन, PT अप, और लोगों ने अपने नाम के ब्रांड को भी अप्रूव करवाना शुरू कर दिया। ऑपरेटर नहीं करता था। अगर मैं शुएब भट्टी अपने नाम की मास्किंग करवाने जाऊँगा, ऑपरेटर मना कर देगा, कहेगा जी नाम से नहीं करते। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। लेकिन जब PT आया तो PT ने सबको, जिसका NTN बना हुआ, NTN बने हुए बंदे का जो बिजनेस रजिस्टर्ड है उस पर उसको अप्रूवल देना शुरू कर दिया। इससे काफ़ी सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई कि वो PT ने बाद में जाके मैनेज किया उसको, जब उन्हें फाइन करना शुरू किया, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। खैर फिर मैंने जब व्हाट्सएप की सर्विसेज स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे मोर देन 100 क्लाइंट्स हैं, और दे आर रियली क्वाइट हैप्पी। मतलब उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट्स नहीं आती। वो मुझे कहते हैं कि जी एक बार आपकी सर्विस लग गई है ना, वो प्लग इन प्ले, हमें सिर्फ इनवॉइस के लिए कॉल आती है आपकी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम आपको कोई कंप्लेन करें।
कभी कोई इशू नहीं आया उनको अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सएप के साथ साथ रोबो कॉल की सर्विसेज ले लेते हैं, SMS की सर्विसेज ले लेते हैं। तो वो जो लोग मुझसे पहले जुड़े हुए थे वो फिर नए लोग भी आना शुरू हो गए, जो नए लोग जुड़े तो रेफरेंस की वजह से जुड़े, तो बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, काफ़ी चीज़ें ग्रोथ मिली लाइफ में। तो ये मेरी वो सारी जर्नी थी। जी शोएब भाई, बहुत अच्छी जर्नी थी और बड़ी लंबी भी थी। अब देखें कि अच्छा मज़ा भी आया और काफ़ी इसमें तो बहुत सारे सवाल है। लगता है कि सिमिलैरिटी एक फ्लो के साथ चलता रहा। 2007 में जब आपने कहा ग्रेजुएशन की है, जैसे अक्सर आप कहते हो कि हमारी सिमिलैरिटी मिलती है, तो मेरा भी तभी हुआ, लेकिन मेरी एज थोड़ी ज़्यादा है। वो मैं काफ़ी टाइम लगा के किया था, मुझे 7-8 दफ़ा फेल हुआ, फिर आखिरी में शायद उन्होंने मुझे फिर खुद ही पास कर दिया मुझे लगता है। क्योंकि उस वक्त ना हर 6 मंथ के बाद सेमेस्टर होता था, इकोनॉमिक्स का पेपर था, फेल हो जाता था, 300 रुपये जमा होते थे उस वक्त। अब मुझे नहीं पता, उस वक्त तो कम थी फीस, बहुत कम थी। हाँ, तो मैं बोलता था चलो 300 रुपये दे देता हूँ यार, एक पेपर ही तो देना है, 2 घंटे जाके दे दो। तो तकरीबन कोई 16 मार्कशीट्स हैं। नहीं, डेफिनेटली होंगी। उसका रीज़न पता क्या है, ये कोइंसिडेंट समझ लें या वाकई मैंने नोटिस किया है, एक बार जो सप्ली में फंसता है ना, वो फंसा रहता है। तो मुझे लगता है खुद ही कर देते हैं। फिर वो खुद ही कहते हैं इसको बहुत सप्ली दे दी है, अब इसको सप्लाई कर दो आगे, इसको सप्लाई कर दो। उसे 300 रुपये करके भी 3000 तो बना लिया हमने। एटलीस्ट हमने कमाने से कमा लिया, इस बच्चे ने जो करना था कर दिया, अब इसको आगे कमाने का मौका देते हैं। तो मुझे लगता है शायद ये कर देते हैं। उस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी थी, अब वहाँ पे उस वक्त तो सिस्टम भी थोड़े भाई के थे ना, तो चल जाते थे। नहीं, एक्चुअली ये फैक्ट है, रियली ये फैक्ट है। अगर आपके पासिंग मार्क्स में 1-2 नंबर या 5 नंबर कम होंगे ना, वो बढ़ा देते हैं, लिटरली बढ़ा देते हैं। हाँ, कि निकाल दो, पहले लोड है, इतने सारे बहुत लोड है, बाकी लोगों को भी देखना है, तो इसको ना बस पास आउट कर दो आप किसी तरीके से। तो अक्सर आप देखोगे लोगों का जो ना एवरेज होता है नंबर्स कि जी इसकी इतनी परसेंटेज है कि वो सिर्फ पास आउट हो गया है, और बच्चों के लिए यही खुशी काफी होती है कि जी हमने क्लियर कर लिया है। इसमें पूरी जर्नी, एक तो एजुकेशन वाली आपकी जर्नी आ गई और एक आ गई आपकी बिजनेस की। बिजनेस में बहुत सारी जर्नी से सबसे अच्छी कोई ऐसा कोई वाकया याद हो कि सारा उसमें से दिस इज द इनोवेटिव आइडिया जो मैंने किया उस वक्त, जिसमें आपने कहा था कि मैं एक किसी हॉस्पिटल में थे, उसके वो मुझे लग रहा था इनोवेटिव आइडिया था यार। वो मैंने उस पर एक काम किया था, सो आई एम नॉट श्योर, ग्रीन वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, और इस तरह से 7 का होता था। तो हमने ना एक दफ़ा ये किया था कि केबल बिछा हुआ था, तो हमें कुछ बल्ब जलाने थे। तो हमने वो, मुझे भी याद पड़ता है, जैसे वो केबल बिछी हुई है, तो हमने कहा इसको इलेक्ट्रिक में लगा देना डायरेक्ट, तो वो जल जाती थी, चीज़ें हो जाती थी। तो लेकिन हमने उसमें एक आइडिया ये करा कि उसको फ्लो कराया, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा केबल होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता लोगों को लिटरली नहीं पता। अच्छा ये पता मुझे, ये तो वाईफाई आ गया आज के दौर में, तो कुछ भी नहीं पता होगा उनको, बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि केबल आपने किस तरह से आपने सेक्रीफाइस किया है, वो केबल घुमा घुमा के आपके सिस्टम तक पहुंचाना, और वहाँ जो पोल पे लगा हुआ उस पोल पे लगाना। देखें, जब मैं सीख रहा था ना ये काम, तो एक छत पे बैठे हुए थे, और एक छत का दूसरे छत का डिस्टेंस तकरीबन 500 मीटर था, कि एक कनेक्शन यहाँ था और दूसरा कनेक्शन वहाँ था। 500 मीटर की केबल डैमेज हुई है। अब वहाँ पे हम बैठे हुए कि जी क्या करना है। तो जो एक्सपर्ट था ना, और वो उसका नाम था अयूब, बच्चा था वो भी, उसने क्या किया जी, उसने कनेक्टर चेंज किया, कहा था यार ये केबल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कैसे होगी, कनेक्टर टेक्सचर में केबल डैमेज आ रही है, कैसे ठीक करेंगे उसको। ये उस वक्त की बात है कि जब ये सारी चीज़ें नई नई आई थी, विंडो XP, उस वक्त की बात है, बहुत पुरानी है, 2005-6 98 चलती थी। हाँ, 98 चलती थी, 2022 तक तो 98 ही थी। फिर 2004 में जाके मेरे ख्याल से विंडो XP आई थी। तो उस वक्त की बात है जब केबलिंग का रुझान लोगों को पता ही नहीं था। वो देखते थे कि जी कोई सीढ़ी लेके पोल पे खड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है नहीं पता, कहता जी बिजली वाला है। हालांकि वो तो था नेटवर्किंग की केबलिंग वाला बेचारा। और उस वक्त ये वर्ल्ड कॉल वाले भी थे इनकी, फिर फाइबर स्टॉर्म्स इस तरह की चीज़ें आई थी। तो ये आजकल तो लाइफ बहुत ईजी है, उस वक्त तो ये हर पोल टू पोल वेरी करना, वो स्विच को अपनी आइडेंटिफाई करना जी कौन सी फाइबर डैमेज हो गई है, वो बहुत हजल वाला एक दौर था। तो उस वक्त हम छत पे बैठे हुए थे, गर्मी शदीद वाली, और कहा कि बस जल्दी से किसी तरीके से काम हट गया है, क्योंकि नज़र जो आ रहा था ना कि पूरी 500 मीटर की केबल चेंज होगी। अब 500 मीटर की केबल 10वें फ्लोर पे, वहाँ सामने 10वां फ्लोर, ये 10वां फ्लोर, कितना ऊपर तक केबल कैसे लेके जाएंगे? या तो पतंग उड़ाएंगे, वहां तक पहुंचा के गिरा के डोरी से रस्सी मंगवाएंगे और रस्सी से केबल बना के फिर फेंकेंगे। एक तो ये पॉइंट, या दूसरा ये कि जी जो केबल लगी हुई है इसकी एक कोना बांध के वहां तक ले जाएंगे, लेकिन अगर बीच में केबल खत्म हो गई या खुल गई तो दोनों तरफ से गए, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि जी वो वापस आ जाए और ये अंडू हो जाए। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने जो कनेक्टर्स की केबल्स थी उसने सीक्वेंस चेंज किया, उसको लाइव किया, नेटवर्क अप हो गया। वहाँ से मैंने वो सीखा और वो मुझे याद था। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ है? 2011 में।
फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला साउथ सिटी में, तो मुझे वो 2004 का सीखा हुआ याद आया कि यार ये वाला पॉइंट भी तो है, और वो मैं बहुत अच्छी मेमोरीज उसको तो बहुत अच्छी थी मेरी, तो वो मैंने वो याद किया और उसको मैंने एक्टिव किया था। लेकिन जो सबसे देखें, हर जर्नी में मेरे जहाँ भी मैंने जॉब की है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स थे जो आज भी याद हैं। जैसा मैंने साउथ सिटी आपको बताया, मतलब वो जो कार्गो कंपनी का बताया, कार्गो कंपनी को लिंक कर दिया था दुबई, सऊदीया और आपका जो है पाकिस्तान, और उस वक्त इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अपनी थी, डायल अप पे चलता था, ठीक है, जेरीस नेट होता था, या जेरी नेट, वो वाले टोन तो रिंग ट्यून रख लेंगे यार जेंजी जो है, वो ऐसी टोन थी करके आपका डायलअप कनेक्ट हो गया। मगर आते भी कितने थे, बहुत लेस देन केबीस आते थे। तो उस वक्त उनको पूरा सिस्टम बना के दिया था, तो दैट वाज माय अचीवमेंट कि वो फ्लो आज तक चल रहा था उनका, अनटिल अनलेस जब तक और चीज़ें इंप्रूव नहीं हो ना आ जाए उस वक्त, बिल्कुल। तो उस वक्त तो वो चल रहा था। फिर उसके बाद वो जो कार्ड्स का जो आपके रेस्टोरेंट के जो डिपार्टमेंट के जो कार्ड्स थे उसके लिए जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी उस वक्त, वो बना के देके उन लोगों की दुआएं ली थी, वो मुझे याद है जर्नी। फिर जो ये अचीवमेंट थे कि जी सिम का एक बहुत ज़बरदस्त इंसिडेंट है। कासिफ शाहिद, ऑनर ऑफ दिस कंपनी, एक इवेंट हुआ था, मैं उसमें पहले एम्प्लॉय नहीं गया था, एज अ ब्रांड एम्बेसडर गया था। अच्छा जी, ब्रांड एम्बेसडर गया था तो वहाँ पे पहले ट्रेनिंग सेशंस हो रहे थे, मोर देन 300 ब्रांड एम्बेसडर थे वहाँ पे, और उनमें से मैं एक अकेला था जो इस वॉलेट को बड़ा इंटरेस्ट के साथ समझ रहा था और बहुत सारे सवाल कर रहा था। तो कासिफ शाहिद साहब ने कहा कि जी से मुझे लग रहा है कि इसी को याद आ रहा है और सबसे समझ आ रहा है और यही सबसे ज़्यादा सवाल कर रहा है। तो हुआ ये था कि जब जिस दिन इवेंट था उस दिन बहुत ख़तरनाक किस्म की बारिश हुई कराची में। फ्री हॉल में सारा सेटअप हुआ था, मिलियंस लगे थे उसमें सेटअप के लिए, बारिश की वजह से सारा ख़राब हो गया। फिर इसको भी जो है ना रीस्केड्यूल कर दिया। रीस्केड्यूल करने के बाद फिर जब डेट्स आई तो उस वक्त वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये डिजिटल वॉलेट है तो इसके लिए इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। उस वक्त जोंग ने एक पार्टनरशिप की थी कि वो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, हम लोग फुल कॉन्फिडेंट थे क्योंकि ऑपरेटर ने कमिटमेंट किया हुआ। तो हुआ ये था कि जी उस इवेंट में अचानक से समहाउ नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट वॉज कोलैप्स, और मोर एक्सपेक्टेड था। कासिफ शाहिद साहब के अच्छे खासे पैसे लग चुके थे और वो इवेंट को हर हाल में सक्सेसफुल करना था। तो उस वक्त मैंने देखा कि वो बस एक दीवार से टेक लगा के नीचे बैठ गए और उनका सर नीचे है एंड ही इज़ लाइक कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त मुझे आइडिया आया, मैंने ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा सब इधर आओ, मैंने सारे ब्रांड एम्बेसडर को जमा किया। मैंने कहा देखो तुम्हारे मोबाइल में डाटा पैकेज है, हॉटस्पॉट ऑन करो, कस्टमर को कनेक्ट करो, उसके एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओ और उससे ट्रांजेक्शन करवा के उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे को कनेक्ट करवाओ। एंड यस लुक एट मी। और वो भागते हुए अपनी टीम के पास गए और उन्होंने सेम आइडिया पिच किया उनको, एंड दे स्टार्ट वर्किंग लाइक दिस। तो वो सारी जो इवेंट था उसमें वो सारा सक्सेसफुल गया था। बट पहले भी बता चुका हूँ कि मैं नोटिस में आ चुका था कि लाइक आस्क हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन कराची, उनसे कहा कि इस बंदे को हायर करो। तो वो वहाँ पे जो है ना नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी सैलरी पे। तो खैर दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि जब मैंने अपनी सैलरी जब स्टार्ट की थी तब स्टार्टिंग में थी वो 3000 थी, 3000 से कब वो 70,000 हो गई, 100K हो गई, वो 300K हो गई। वो बहुत बड़ी जर्नी थी, बहुत लंबी उसमें ना स्टोरी है, लेकिन वो एक्साइटमेंट थी कि यार पैसे बढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा था ऐसा। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं कि जिसमें 4.5 लाख की सैलरी थी 2009 में और सऊदीया में शिफ्ट होना था, बट अनफॉर्चुनेटली शिफ्ट नहीं हो सका था, उसमें एक इशू था। तो देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये क्यों हुआ था मेरे साथ। तो ये वाला मुझे वाकया याद है। फिर उसके बाद ये 2009 में जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बड़ी अच्छी सैलरी की ऑफर आई थी और मुझे सऊदीया जाना था, मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हुआ था। एक डॉक्टर के पास मैं मेडिकल के लिए गया था तो मेरी लेफ्ट साइड की जो आईज थी ना वो डैमेज थी, ब्लड नज़र आता था। उसकी वजह ये थी कि सिस्टम कंप्यूटर आए हुए थे, मॉनिटर था, मॉनिटर अच्छा ना हो तो आंखें डैमेज करता था। तो मैं काउंटर स्ट्राइक की गेम खेलता रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम ना, तो बहुत घुस के खेलता था। तो उसकी वजह से मेरी आंख डैमेज हो गई थी। अच्छा, डॉक्टर के पास मेडिकल के लिए गया, मैंने कहा सर मेरी आंख ठीक हो जाएगी, रिक्वेस्ट की जैसा यूजुअली सब करते हैं, सर ठीक हो जाएगी, आप मुझे मेडिकल क्लियर कर दें, मेरी अपॉर्चुनिटी ख़राब हो जाएगी और बहुत सारी बातें। उस डॉक्टर ने नहीं किया कि जी हमारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, सऊदीया जाके आपकी दूसरी आंख ख़राब होगी तो फिर आप ड्राइविंग कर रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम पे बर्डन आएगा। खैर समहाउ आफ्टर 2003
नहीं 2009 में ये हुआ है। 2013 में मैं मेडिकल चेकअप के लिए गया हूँ एक कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए, जंग ग्रुप की। जंग ग्रुप में मेरी जॉब हो रही है, उसके लिए मेडिकल क्लियरेंस के लिए गया हूँ। वहाँ जाके आई साइट टेस्ट करवाई है 6/6। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर ये तो मेरे आई साइट का मसला था। उन्होंने दोबारा से चेक करवाया, कहते बेटा आप बिल्कुल 6/6 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर ब्लाइंड भी नहीं हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। अच्छा, मैंने खामोश हो गया, मैंने जॉब कंपनी कंटिन्यू की। फिर मुझे किसी दोस्त ने रेफर किया कि मस्कत है मेरे ख्याल से ना, मस्कत के लिए अपना मेडिकल करवाओ। तो मैं मेडिकल के लिए गया, इत्तेफाक से ही वही डॉक्टर बैठा हुआ था जो 2009 में था। अच्छा जी, मैं खामोशी से पहले सारे टेस्ट क्लियर करवाए। ही रोड के 6/6। मैंने उसको रिकॉल करवाया, मैंने कहा सर 2009 में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे जाने दें, आपने नहीं जाने दिया। आज आपने 6/6 डिक्लेयर किया है, इसको दोबारा चेक करो, ये पढ़ के आया है। मैंने कहा सर कुछ भी पढ़वा लें। उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी किताबें दी, क्या क्या चीज़ें दी, किस किस तरीके से टेस्ट लिया, हर बार फेल, मैं पास। तो कहते हैं बेटा सम टाइम ऐसा होता है, लोग कहते हैं और हम नहीं कर सकते ना, लेकिन आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा सर सॉरी की बात नहीं है, अगर आप मुझे भेज देते तो आज मैं ये जर्नी नहीं जी रहा होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी। वो तो खैर अल्लाह की मर्जी के एग्जैक्टली कि आज जो जर्नी है ना ये नहीं होती अगर मैं वहाँ पे चला जाता, पॉसिबल ही नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी लाइफ के ऐसे सीन हैं कि जो मैं रिकॉल करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि यार कैसे हुआ, अल्लाह ताला ने कैसे साथ दिया, कैसे आगे बढ़ाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है अल्लाह का कि मैं बहुत खुश हूँ। अभी तो हमारा पास खत्म है, अभी प्रेजेंट पे बात करें या फ्यूचर पे बात करें? हम प्रेजेंट में बात कर लेते हैं। हम प्रेजेंट में बात कर लेते हैं पहले। तो दो चीज़ें मैंने देखी है, तो सबटेक देखी है मैंने आपकी कंपनी, और दूसरा मैंने आपको बड़ा एक्टिव देखा है आपकी ई कॉमर्स एसोसिएशन के, पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन। बिल्कुल। तो वो व्हाट एग्जैक्टली द एसोसिएशन, वो बताएं मुझे क्या है। ओके अभी तक सेकंड सवाल सबटेक का करेंगे। डन हो गया। मैं करूंगा सवाल। मैं सबटेक को, पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन को मैं प्रायोरिटी पे रखूंगा। रीजन ये है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है, लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। और ये जो हमारे बानी है, चेयरमैन साहब हैं उमर मुबीन साहब, जिन्होंने ये लाहौर के हैं, और इन्होंने जो ये सारा सेटअप इन्होंने रखा है। अब बेसिकली पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन बनाने का उनका मकसद यही था कि जब पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लोग या ई कॉमर्स वाले उनको चैलेंजिंग फेस होते थे या प्रॉब्लम्स आती थी, तो उनको पता नहीं कि उनको कहाँ जाना है, वो अपनी फ़ाइट खुद लड़ रहे थे। और एक आपको पता है कि एक बंदा जब अपनी फ़ाइट लड़ता है वो कहीं ना कहीं थक जाता है, हार जाता है, उसको सोल्यूशन नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें एक टेबल पे डिस्कस हो रही थी, जहाँ पे मलिक साजिद रियाज साहब, हैदर अहमद काजी साहब और बाकी दीगर लोग जो थे, आकिब साकिब साहब थे, और बाकी बहुत सारे लोग थे जो मौजूद थे उस टेबल पे। जब ये आइडिया आया कि जी, उमर भाई ने कहा और बाकी सब ने कहा कि पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन बननी चाहिए ताकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले, बूस्टअप मिले, उनके सोल्यूशन सॉर्ट आउट हों, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हों। जब ये सॉल्व होंगे तो वो और ग्रो करेंगे। ऐसे ही। तो जब पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन बन गई और वो आहिस्ते आहिस्ते साइलेंटली लोगों को गैदर करना स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से अबव का जो है ना, वो लोग जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हैं वो उस ग्रुप का हिस्सा हैं। और मज़ीद ऐसे कितने सारे ग्रुप पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन के बने हुए हैं कि जिसमें सब बॉडी जो है पाकिस्तान ई कॉमर्स की देख रही है और उनके इशू रिजॉल्व कर रही है। बहुत माइनर से भी होते हैं, बहुत मेजर से भी होते हैं। तो पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन बेसिकली आपको एक ऐसी फर्म है जो नॉन प्रॉफिटेबल है, उसके वो कोई चार्जेस नहीं लेते, मगर आपको सपोर्ट करने के लिए वो हमेशा अवेलेबल है। आपको अगर कोई लॉजिस्टिक का कंप्लेन आ रहा है तो पाकिस्तान PEA जो है आपको टैग करेगा डायरेक्ट उससे जिससे आपको कंसर्न है, आपका इशू वहीं देर इन देर रिजॉल्व होगा। आपको किसी पेमेंट गेटवे में इशू आ रहा है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स में इशू आ रहा है, वो वहाँ पे हर चीज़ की सपोर्ट करने के लिए मौजूद है, हर चीज़ के लिए वो मौजूद रहते हैं। और ये जितने भी इस एसोसिएशन के हिस्सा हैं वो सारे के सारे हर बिजनेस का, हर किसी का अपना बिजनेस है, वो बिजनेस ऑनर्स हैं। तो ई कॉमर्स में ही होंगे बेसिकली, ई कॉमर्स के सारे बिजनेस ऑनर्स हैं, डिफरेंट हैं। और कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सब है या ओवरऑल पाकिस्तान बहुत। और इवन हमको लोगों की रिक्वेस्ट आउट ऑफ द कंट्री भी आई है कि जी हमें भी इसका पार्ट बनाएं। इवन बहुत सारे लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं इस एसोसिएशन का, तो उसमें कोई हमारी टर्म एंड कंडीशंस नहीं है। अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं डेफिनेटली पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करें। चलती कैसे, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू चल रही है, डे टू डे डिनर्स हो रहे होते हैं, एक्टिव कैसे है? अच्छा, एक्टिविटी इनकी होती है जी, ये इवेंट्स करवाते हैं जिसमें ये देखते हैं बाकायदा जिस ब्रांड ने अच्छा परफॉर्म किया होता है उसको अवार्ड दिया जाता है, उसको अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है कि फैशन इंडस्ट्री तो नहीं देते यार। नहीं पैसों का नहीं देते, यही तो सारा फायदा है। ये बहुत चल रहा है नहीं, ये फायदा ये बाकी फायदा है। देखें करते क्या है, आपका ब्रांड है ना, आपसे स्पॉन्सरशिप ले ली,
स्पॉन्सरशिप क्यों लेंगे? क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है। आप विलिंग हो कि जी मेरा आप विलिंग है, क्योंकि वो बिजनेस अपना भी चला रहे हैं, वो अपने भी ब्रांड्स लगाएंगे, आपको भी पार्ट करते हैं कि जी आप भी आओ, रिकॉग्नाइजेशन ले लो, हम आपको भी वहाँ पे अपीयरेंस दे देंगे। और ये इवेंट्स इसी तरीके से होते हैं। आप मेडिकल के ले लें, आप HR के ले लें, किसी भी इंडस्ट्री के इवेंट्स ले लें, वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि वो एक नॉन प्रॉफिटेबल इवेंट होता है जिसमें गेट टुगेदर होता है, लोगों को बिजनेस नेटवर्किंग मिलती है और इसी से ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो स्पॉन्सरशिप के लिए तो पैसे लगते हैं, ठीक है, और वो ब्रांड जो चाहता है कि जी जितनी बड़ी ब्रांडिंग मेरी हो उतनी बड़े वो पैसे देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई 1 लाख रुपए दे देगा, कोई 5 लाख रुपए दे देगा, कोई 10 लाख रुपए दे देगा, लेकिन उसको पता है कि उसकी वैल्यू वो कैसे कवर करेगा, उसको इस इवेंट में रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो इवेंट्स के लिए बिल्कुल स्पॉन्सर्स लेते हैं, लेकिन अवार्ड के लिए हम मेजॉरिटी छोड़ देते हैं पब्लिक के ऊपर कि जी आपके ये ब्रांड को हमने लॉन्च कर दिया है वेबसाइट पे, अब आप वोटिंग करवाएं अपने कस्टमर से कि जी कैसे आपके चल रहा है। जब लाइव वोटिंग होती है ना तो उस ब्रांड को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, और हर कैटेगरी में अलग अलग है। ई कॉमर्स एक नाम है, लेकिन इसमें लॉजिस्टिक भी आ जाता है, ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे भी आ जाता है, प्रोडक्ट आता है, फैशन इंडस्ट्री है, आपका क्लोथिंग है, ग्रोसरी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करता है। तो जितनी भी कैटेगरीज अगर कर दी जाए तो इट्स लाइक आप हर कैटेगरी में सबको अवार्ड दे सकते हैं जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हर कैटेगरी में आपको मोर देन 100 ब्रांड्स मिलेंगे हर कैटेगरी में। अब जैसे लेट्स सपोज क्लोथिंग में आ रहा था जी, वेस्टर्न आता है, आप फिर लोकल आपका वेयरिंग आता है, वेस्टर्न हो गया आपका, फिर ईस्टर्न हो गया, हर तरह की कैटेगरी। मेरे ख्याल से वो भी हो सकता है शॉपिफाई, वर्डप्रेस, और इस पे भी कैटेगरी है ना कि भाई आपका स्टोर कितना अच्छा है ओवर द शॉपिफाई, आपका स्टोर किस प्लेटफॉर्म पे है, वो कॉमर्स पे है, आपका स्टोर मैजेंटो पे है, लारावेल पे है, किस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपका लोगों का फीडबैक क्या है आपके पोर्टल के लिए, रिव्यूज क्या है, बहुत सारी कैटेगरीज अवार्ड बन सकते हैं इस पे। ये तो पूरी एक इंडस्ट्री है ई कॉमर्स इटसेल्फ, जहाँ पे अगर आप एक बार इन हो गए, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करते हो, और आप इट्स अप टू यू कि आप वहाँ से पैसे कैसे अर्न करते हो। लिटरली ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहे तो कैसे ज्वाइन कर सकता है इसको? सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है कि भाई इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन, जो इनके इवेंट्स होते हैं आप उनको अटेंड करें, अवेयरनेस लें एंड जस्ट आप अपना नाम सबमिट करवाएं वहाँ पे कि यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट थिंग्स। और इसके लिए आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करें। ऑनलाइन कैसे, किसको कांटेक्ट किसको करना पड़ेगा? ऑनलाइन है ecommerce.com? नहीं, यस पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन की वेबसाइट है, रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन, ठीक है, ये वेबसाइट है। और इसके साथ साथ एक और हमारी वेबसाइट है ग्लोबल डिजिटल अवार्ड, जिसमें हम ग्लोबली मतलब जो भी ब्रांड्स काम कर रहे हैं, जितना अच्छा काम कर रहे हैं उनकी रिकॉग्नाइजेशन देते हैं। वो ब्रांड भी रजिस्टर्ड होते हैं कि जी हमें भी नॉमिनेट किया जा सके फॉर नॉमिनेशन, वो कर सकते हैं इस पे, ताकि एटलीस्ट पता चले कि जी कौन सा ब्रांड कितना वैल्यूएबल है, कितना क्लासी काम कर रहा है, लोग अपने कस्टमर को कितना रिगार्ड्स करता है। इवन पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन के ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कस्टमर के ऑडियो भी शेयर किए जाते हैं कि जी उनका फीडबैक किसी ब्रांड को लेके कैसा है। तो इसमें होता क्या है, देखिए मोस्टली कंपनी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं कुरियर कंपनी डिलीवर नहीं करती, उनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। समहाउ कभी राइडर मिस कर देता है, समहाउ पार्सल डैमेज हो जाता है, बहुत सारे चैलेंजिंग होते हैं। अब वो जब एक डिस्पैच हो रहा है और रिटर्न हो रहा है, फिर उसकी मैनेजमेंट सारी चीज़ें, तो जब ब्रांड को जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उसके लिए फिर पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। और ये वॉलंटरी काम कर रहे हैं उसमें सारे, ये वॉलंटरी काम कर रहे हैं। बाकी जो मैंने नाम नहीं लूँगा उन कम्युनिटीज़ का जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, आईटी फील्ड में काम कर रही हैं या वो काम कर रही हैं डेवलपमेंट की तरफ अपना कहती हैं कि जो हम कर रहे हैं, वो दे आर चार्जिंग एवरीवन, करते हैं और अच्छा खासा चार्ज करते हैं। और जब उनका दरवाज़ा खटखटाया जाए ना तो जी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आप आए और वेट करें, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन ऐसा नहीं करता। इफ़ यू आर अ ब्रांड यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस, इमीडिएटली वो देखता है कि किस पर्सन को टैग करना है और इमीडिएटली आपका इशू रिजॉल्व करवाता है, आया वो किसी भी सिनेरियोस में हो। और फिर जब ई कॉमर्स के कहते हैं कि हमें अपना बिजनेस करना है, पूरी प्रॉपर गाइडलाइन है। उमर मुबीन साहब फ्री सेशंस लेते हैं लोगों के, उनको वो फ्री सेशंस देते हैं कि जी आपने अपने ब्रांड को कैसे खड़ा करना है, आपने ब्रांड के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो फ्री में ये सर्विसेज देते भी हैं। डिप्लॉयर्स में बाकायदा लोगों के कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज के बाद मोस्टली इंस्टीट्यूट छोड़ देते हैं। उमर भाई नहीं छोड़ते हैं, हैदर भाई, साजिद भाई, ये सब नहीं छोड़ते हैं, बुशरा इज़हार, ये सब ये लोग नहीं छोड़ते हैं। ये कहते हैं जी हम आपको बताते हैं करना क्या है, वो गाइडलाइन देते हैं और वो एज अ मेंटोर बन के सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। तो ये जर्नी बहुत लंबी है पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन की।
मेरे ख्याल से तो तकरीबन हमारे जो पॉडकास्ट में लोग हैं उनको तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सारे तकरीबन ई कॉमर्स की एक स्किल बेस्ड पॉडकास्ट होती देखिए, है। बिल्कुल, जितने भी लोग हैं, अब पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। अभी कितने लोग होंगे इसमें? देखें, जो मेंबर्स हैं ना, कोर मेंबर्स में, आप इनके जो हैंडल करते हैं चीज़ें, कराची चैप्टर अलग है, मैं कराची चैप्टर में प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे लाहौर में हैं, जो हमारे कोर मेंबर सारे वहीं पर ही हैं, तो अराउंड 100 से प्लस होंगे जो वॉलंटरी काम कर रहे हैं, और लिटरली वो कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, ना कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं, बट दे आर डूइंग देयर जॉब। और जॉब करने के बाद वो लोगों के भी हेल्प करते हैं और वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं जिसमें उनको इश्यूज आ रहे होते हैं, मतलब वो टाइम निकाल रहे हैं इनके लिए। बड़ी बात है। और वॉलंटरी काम कर रहे हैं, वॉलंटरी काम कर रहे हैं, लिटरली वॉलंटरी काम कर रहे हैं। वॉलंटरी तो बोलता है वो रोटरी भी है, लेकिन वो भी वॉलंटरी काम नहीं करता है। देखिए, रोटरी इट्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। वो तो अलग वो ही है। आपने ना एक सिक्का एक विश वेल में डाल दिया, अब वो कब इस्तेमाल करना है कुछ नहीं पता। आपने रोटरी में आप आ गए, अब आपको, क्योंकि अब आपको नीड नहीं है, आप रोटरियन बन चुके हैं, लेकिन कभी आप ऐसी मुश्किल में फंसते हैं और यू हैव अ नो ऑप्शन एंड यू रिसर्च अबाउट रोटरी, और वहाँ से कोई एक होप या कोई हेल्प हो जाती है, पैसा वसूल हो गया। दैट्स द पॉइंट। कुछ नहीं पता कब जाके आपको, आप देखिए, समटाइम लोग होता है वीज़ा प्रोसेस में फंस जाते हैं, इमिग्रेशन में फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं, वहाँ पे आपके साथ कोई सिचुएशन हो गई है एंड यू आर नॉट विलिंग टू हैंडल दैट थिंग्स ना, तो इन दैट केस इफ़ यू आर रोटरियन ना, क्योंकि ग्लोबली है, तो वो वॉलंटरी आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वो अपने यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते वो हैं, ले चुके होते हैं और उनका Yes. माइंडसेट बना हुआ होता है। माइंडसेट बना के जी हम ही करेंगे क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी का बंदा है, वी हैव टू सपोर्ट। और गोरे इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वही कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन का ही है कि जी अगर ई कॉमर्स चला रहा है ना, ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, हम खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं कि आ जाओ भाई, हम तुम्हें देखेंगे, हम तुम्हें हेल्प करते हैं, हम तुम्हें ग्रोथ देते हैं। लोग कर रहे होते हैं काम, वो क्या करें जी, शॉप पे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जी, रोड पे काम कर रहे हैं। जब पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन के पास जाएगा, उनको बोलेगा कि यार आ जाओ, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, आपका क्या फ़ायदा है भाई? हमें फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें अच्छा नहीं लगा कि तुम रोड पे हो, हम चाहते हैं कि तुम घर पे बैठो, तुम वहाँ से काम करो सुकून से, तुम्हारा काम चलता रहे, तुम्हें ये गधा मजदूरी नहीं करनी पड़े, तुम सुकून से ऑनलाइन बैठ के काम करो, सिखाते हैं। हमारे आसपास के लोग बढ़ेंगे तो हम खुद ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन चीख के कह रहा है कि भाई आ जाओ, ऑनलाइन काम कर लो, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, पाकिस्तान में इतने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब मैंगो की मिसाल ले लेते हैं, फ्रूट्स की मिसाल ले लेते हैं, हमारा एप्पल, हमारा ऑरेंज, हमारा मैंगो, ये लीची, ये सब एक्सपोर्ट होता है, सारा होता है। वो जो फार्मर जो पहले ठेलों वालों को देते थे, अब वो क्यों होल्ड कर लेते हैं? वो पूरा का पूरा कोई एक बायर आता है, बाय करता है और वो सारा का एक्सपोर्ट करता है, कमाता है, ऑनलाइन ही है ना। वो बहुत अच्छा। अब तो मैं भी सीख गया हूँ, मेरा दोस्त है मौसी ने सिखा दिया है। जहाज कितने किलो का होता है? 1100 kg का होता है, और एक जहाज में $3 का आपका पर केजी पड़ेगा, इतने टाइम पे पहुंचेगा। मैं ये भी बड़ा अच्छा कैलकुलेशन लगा लो ना कि 1 रुपए की चीज जाते जाते वहां पे 10 रुपए की हो गई, लेकिन वो जो बिकेगी वो 10,000 की बिकेगी। वो आम था उसके पास, कहते हैं वहाँ तो $6 का खाएगा। $6 का मतलब वो ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 1500 रुपए का। यस, ऐसे ही है। तो कह रहे 1500 रुपए का आम है, मैंने कहा तो मुफ्त का खा रहा हूँ मैं। यस, ऐसे ही है। हमारे यहाँ पे चीजें मुफ्त की हैं। आप केवड़ा माइंड देख लें यार, नमक, पिंक सॉल्ट हमारे पास कितना है, और वहां जाके देखें जो उसका पानी निकलता है वो कितना कारआमद है। आप सर्दी में वहां चले जाएं, आपके बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, आप फील करोगे कि जैसा आपकी बॉडी का ना, आपका ब्लड प्रेशर का कोई कंसर्न है या सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उस माइंड में चले जाओ, लिटरली ऐसे फ्रेश हो के आओगे कि जैसा आप अभी आप बिल्कुल ना अपने आप को रिपेयर करके आए हो। वो थेरेपी है, मैंने खुद नहीं फील किया। और इतनी सर्दी, जैकेट्स पहने हुए हैं, अंदर जाके हाफ गर्मी में गया था। यस, हाफ जैकेट्स उतार दिए हैं। अच्छा, गर्मी में वहाँ पे सिनेरियो और चेंज होता है, अंदर ठंडा होता है, अंदर ठंडा होता है। शायद वो अंदर वो सिस्टम भी बना दिया, अंदर आप अपने थेरेपी कर सकते हैं। वो रूम बन रहा था, उसको कह रहा था नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो आप अपनी, आई एम नॉट श्योर कि मैं 1 साल पहले गया था। इमेजिन वो जो नमक आप जब उसके नीचे बल्ब लगाते ना, आप उसके पास बैठ जाओ, वो आपकी थेरेपी चल रही है। इवन जो आप वहाँ पे जो वॉक कर रहे हो ना, वो थेरेपी है। जितनी भी आप वॉक कर रहे हो, आप जो वो उनकी जो बनी हुई है, जो पता नहीं क्या कुछ बना हुआ अंदर, क्या ऊपर दिखा रहे हैं जी शीश महल दिखा रहे हैं, नीचे देखिए पानी वाला दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बेसिकली आपको दिखा नहीं रहे हैं, वो आपकी थेरेपी कर रहे हैं। आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो रहा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, स्ट्रेस, एंजाइटी, नो आइडिया क्या क्या कितनी बीमारियां दूर हो रही होती हैं। जितनी देर आप अंदर रहे, यू आर क्योर, आप क्योर में उसमें, ठीक है, और आप यू आर फीलिंग योर सेल्फ। बट
जब आप उसको वहां से बाहर निकलते हो तो आप फील करते हो कि यार जब मैं अंदर गया था तब मैं क्या था, क्या बर्डन था, अब मैं आया हूं तो आई एम रिलैक्स। और अंदर भी एक पूरी दुनिया है। हाँ, है, बिल्कुल है, इतना बड़ा माउंटेन है, इतना बड़ा माउंटेन। सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट में चल रहा है इस वक्त। यस, केवरामांडी सर लाइक वन ऑफ द थर्ड और सेकंड लार्जेस्ट उसका लाइक केव। और अच्छा केव एक्सपीरियंस भी आपका हो गया ना, तो दूसरा ये पिंक सॉल्ट सेल हो रहा है। अब मजे की बात, इस कप जितना एक आप वहाँ पे प्रोडक्ट वहाँ से परचेज करोगे 150 रुपए का। लेकिन ना उसकी, मुझे आप बोल तो रहे हैं, उसमें सवाल ये है कि उसका वेट बहुत होता है ना। ये हाँ, ये मान लिया, वो एक्सपोर्ट भी तो हो रहा है, वेट के चार्जेस बहुत पड़ जाते हैं। चले ठीक है, एक्सपोर्ट पे वेट के चार्जेस हो गए। हाँ चले लगाते, चले आप ई कॉमर्स की में तो मुझे कोई बोलता है, मैंने ट्राई किया, मेरा फॉर्मूला हल नहीं होगा, मेरा हो जाएगा तो सबका हल हो जाएगा। ठीक है, सही है। माना हमने 300 रुपए का लिया, $1 का ले लिया, मैंने डबल प्राइस कर दिया। सही है। उसके जो वेट होगा कितना होगा, 450, 500, 600 ग्राम होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, हाफ केजी होगा। अब आप चले जाए DHL वाले के पास, ठीक है, वो चार्ज करेगा आपसे 15,000 रुपए। ठीक है, तो वो कितने का हो गया, $50, $55 का हो गया। ठीक है, तो $70 का बेच भी बेचते कुछ भी नहीं बिकेगा। आपने देखा कि लॉजिस्टिक कंपनी DHL मार देती है आपको। यस, DHL मार रहा है ना, आपके पास और भी वे आउट है। मतलब DHL नाम है, मतलब ये तो कंपनी की ब्रांडिंग कर दी है। बिल्कुल, DHL मोस्ट एक्सपेंसिव है। हम इसमें मैं आपको यहाँ पे आपको हेल्प करता हूँ। अगर इंटरनेशनल कुछ भेजना है ना, सिटी मेल इज कैश ऑन डिलीवरी पे सर्विसेज दे रहा है, ये लोगों को नहीं पता। नहीं, मुझे इंटरनेशनल बेचना है। मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल में लोगों को पता ही नहीं है कि सिटी मेल, सिटी CITYMAIL अता आज़ाद का है सिटी मेल। ये बंदा कैश ऑन डिलीवरी आपको दे रहा है सारा मिडिल ईस्ट, UK एंड USA, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी से क्या मुराद है, वो क्या कैश देंगे वहाँ पे? यस, वहाँ पे जो होगा वो कैश वो खुद कलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे पेमेंट करेंगे, आपको जो भी प्रोडक्ट जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जी एडवांस की पेमेंट की जरूरत नहीं है। और लोग कहते हैं जी आप पहले भिजवाओ फिर हम पैसे देंगे, तो वो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ही उन्होंने चेंज कर दिया आपको। और आपका कोई भी आइटम वो इंटरनेशनल भेजेंगे, ये ई कॉमर्स वालों को पता ही नहीं है। जिस दिन पता चल, भी नहीं पता, आज ही पता मैं सीरियसली, जिस दिन पता चल गया ना यहाँ से बैठा हुआ आइटम आपका इंटरनेशनल पहुंचा हुआ होगा बिकॉज ऑफ सिटी मेल। और हर कोई डिलीवरी कितने टाइम में करते हैं सर? बहुत रियल टाइम है। हर डेली उनकी ना रात को फ्लाइट्स होती हैं, डेली डिस्पैचिंग होती है, अच्छा खासे पार्सल आता है और जाता है, वो स्टोर नहीं करते हैं। जो भी स्टोर होगा यूएई के अच्छा, हाँ मुझे चार्ज फॉर 1 kg कुछ आइडिया है? मैंने कभी इनसे उनके चार्जेस नहीं पूछे, लेकिन जितने भी लोग काम करें दे आर रियली हैप्पी। यार डेफिनेटली सी बात है, आपको परचेज ही नहीं करना पड़ रहा। करना ही नहीं पड़ा, मतलब आपको पता है जी लॉजिस्टिक कंपनी को दे दिया उन्होंने, आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। अगर आपने मैन्युफैक्चरर से बात कर ली कि भाई तू 2-3 दिन रुक जा या 10 दिन रुक जा, पेमेंट मिल जाएगी तुझे। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो हमने उठाया, बोले भाई 10 और 35 डेज नॉर्मल है हमारा पेमेंट साइकिल। बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है लिटरली। सिटी मेल इज वर्किंग वेरी वेल। तो हम लोग बात सिक्योर भी इसलिए कि कस्टमर आपका यूएस बेस है, तो कभी वो आपके कस्टमर को रीच नहीं है। कंपनी तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वहीं के लोकल हैं, यहीं पे रहते हैं, DHA में घर है उनका अपना, उनका खुद यहाँ पे अपना खुद का अच्छा खासा बड़ा घर है, और दे मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है यार, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं लिटरली बता क्या, मैं जिस भी ब्रांड के पास जाता हूँ ना मीटिंग के लिए अपनी सर्विसेज के लिए, मैं कहता हूँ आप अपने ब्रांड को इंटरनेशनल कैसे भिजवाते हैं? कहते हैं यार बहुत एक्सपेंसिव है तो इसलिए हम भिजवा नहीं पाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मैंने कहा सिटी मेल के बारे में बताता हूँ कि ये है, लगवाएं इसको आप। और कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। लिटरली आज आपके पॉडकास्ट की वजह से ना बहुत सारे लोग जानेंगे इस बात को। इसको तो मैं अलग से क्लिप निकाल के चलाऊंगा कि भाई ये पॉडकास्ट के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं तो सोच रहा हूँ उनको पॉडकास्ट में बुलाने, अगर आप रेफर करेंगे तो उनको पॉडकास्ट डेफिनेटली मैं आजाद से बात करूंगा उनसे, और मैं आपकी अलाइन करता हूँ। ग्रुप बना दीजिए, होना चाहिए, बिल्कुल सेशन होना चाहिए। मैं आपका नंबर एक्सचेंज कर लेता हूँ, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, सेशन होना चाहिए। क्योंकि ये तो मुझे लगता है बेसिक है कि अगर इतना अच्छा ऑप्शन हमारे पास अगर आ गया है तो मेरे दिमाग में पता नहीं कुछ चल रहा है होपफुली। क्योंकि मैंने आज फेसबुक का ऐड चलाया, मैं कभी खुद नहीं चलाया, तो मैंने भी ChatGPT की वजह से खुद चलाया, मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो मैंने देखा बड़ा सस्ते क्लिक्स हैं यार, बहुत ही सीन। पता है क्या है दरअसल, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुकी है, ये बहुत सारी चीजें ना आप, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ यंग यूथ को, जितनी भी है, जितनी भी यंग जनरेशन है, ये इजीली बिजनेस कर सकते हैं अब, क्योंकि मेंटोर भी अवेलेबल है। मैंने उमर मुबीन साहब का बताया, ठीक है। समहाउ इंशाल्लाह वो जब आएंगे कराची तो डेफिनेटली मैं उनके आप रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके साथ भी एक आप पॉडकास्ट करें। मुझे तो कहते हैं बल्कि हमारे बंदे हैं वो भी आए, ई कॉमर्स कम्युनिटी ज्वाइन करें, मैं भी ज्वाइन करता हूँ इसका, क्योंकि जो ई कॉमर्स कर रहे हैं ना, उनको अगर पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन का वो पार्ट नहीं है तो वो एक जना एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा कि जी आपको नहीं पता कि आप
शायद लिमिटेड काम कर रहे हो वो आपको एक्सपेंड कर दें, आपकी अर्निंग में ग्रोथ डाल दें, ठीक है, आपको आइडियाज ऐसे दे दें कि जी आपका कहाँ कहाँ पे विजिबिलिटीज आ सकती हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा दोनों का पॉडकास्ट हो। ये 2 लोग तो कंफर्म हो गए, उमर भाई हो गए और एक आपके डन हो गया। हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली हैदर भाई भी अगर कराची आ गए तो ही इज अ जेम, लिटरली बड़ा मजा आएगा उनके साथ बात करके। परसों का तजुर्बा बता रहा हूँ, बहुत अरसे पहले मैंने कोई एड्स वेड्स पे पढ़ा हुआ, कोई 2013 में 12 में बेसिक्स पता थी। मैं कहीं ऐसा ना कि ये बता दो कि बेसिक्स नहीं पता, तो बेसिक्स का आइडिया था। तो कल मैंने कहा चले यार ये इसको रेंट पे मारते हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली ही इसने मुझे एक पिक्चर दी, मैंने पिक्चर्स थी उस पर, हमने कहा इसको सेटवेट किया। मैंने ChatGPT का भाई मुझे इसकी कैंपेन बना दे, उसने कहा भाई यहाँ जा ये लिख दे, यहाँ जा ये लिख दे, ये लिख दे। फिर मैं कंफ्यूज हो रहा था कि अवेयरनेस की चलाऊँ उस पर। मैंने उससे फिर वॉइस में बात किया, मुझे बताओ कि मुझे भी लीड्स चाहिए होंगी, अवेयरनेस करूँ क्या करूँ। कहती है आप क्या चाहते हो। मैंने बोला मैं चाहता हूँ लीड्स चाहता हूँ कि मेरे पास लोग आके मुझसे रेंट पे ले लें। मैंने कहा आप लीड्स का चलाएँ। तो मैंने कहा मुझे अच्छा। फिर मैं एक और जगह कन्फ्यूज़ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे। मुझे मेरा जो दोस्त था वो कह रहा था, जो मेरे साथ बैठी हुई थी टीम, ने कहा आप लीड्स का फॉर्म जमा करवाएं, ठीक है। एक कॉमन सेंस होता है कि लीड का फॉर्म होगा, बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ पे ये भी देखो कि लोग यहाँ पे ना व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। yes. मैंने इसको बोला कि अच्छा तुम मुझे बताओ कि मैं लीड फॉर्म करूँ या व्हाट्सएप करूँ। कहती है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो व्हाट्सएप पे बात करना पसंद करते हैं, वो आपको ईमेल आईडी नहीं देंगे। अव्वल तो क्या होता है। तो मैंने कहा देखो यार कितना आसान हो गया। फिर मेरा पूरा फॉर्म भरा, फिर मैंने मोबाइल निकाला और मैंने उसका कैमरा ऑन किया। मैंने कहा ये पूरी कैंपेन बना दी, ज़रा चेक करो कोई मसला दिख रहा है। तो कहती नहीं बिल्कुल ठीक है, इसको यहाँ चेंज कर लें, ये भी ऑप्शन अगर आप खोलेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। और मैंने पब्लिश कर दी। फिर दूसरा कल मैं गया सुबह आया, फिर मैंने वो जो कैंपेन चल रही थी उस कैंपेन का स्क्रीनशॉट उसको दे दिया, उसको बोला बताओ इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो कहती है आपके जो ज़्यादातर लोग देख रहे हैं वो लड़के ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप फीमेल को अगर हटा देंगे तो आपकी कॉस्ट मज़ीद ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। ओके यस। मैंने बोला यार ये तो सही जा रही है यार, मैं तो खुद पर। कहता फीमेल को स्किप कर दें। तो एक और एड सेट बनाया मैंने, उसमें फीमेल को स्किप किया तो नीचे मज़ीद आ जाएगी। यार इतना आसान है यार। लेकिन आपके पॉडकास्ट के लिए ना सबसे आइडियल जो है ना, क्योंकि फीमेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल होस्ट होती हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल से फीमेल्स किसी और अननोन जगह पे नहीं जाएंगी, कल्चर टू कल्चर भी तो वेरी कर रहे हैं ना। ओके वो नहीं आती अननोन जगह पे इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि जो पर्सन है ना उनको जानती नहीं है, आपका नाम है, आपको लोग जानते हैं, वो शायद नहीं क्लिक करते। हो सकता है जिधर वो ऐड जा रहा हो उधर ना जानते हो, अभी थोड़ा पॉसिबिलिटी है नहीं। अभी जो है ना चेंज हो गया थोड़ा सा सिनेरियो। कुछ खवातीन से मैंने भी बातें की हैं, तो लेकिन अब जो ना ट्रस्ट इशू उस लेवल का नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता था वो मैनेज कर लेती हैं, लेकिन वो एक्सप्लोर करती हैं। वो इंटरनेट पे डाल के देखेंगे। यस, वो जब आएंगे देखेंगे कि आपका पॉडकास्ट, आपके फॉलोवर, सारी चीजें वो देखेंगे और वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड, तो आएं और वो अपने पॉडकास्ट होस्ट करें। इससे आपका क्या होगा, आपके इस एड से, आपका इस रेंट आउट करने से उनको एडवांटेज क्या मिलेगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी आप ओपन करके दे रहे हो कि वो अर्न करें, क्योंकि रेंट पे तो वो ले रहे हैं, लेकिन जो वो पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हैं और उस पर वो जो अर्न कर रहे हैं वो उनको एडवांटेज है, ठीक है। और हर कोई चाहे ये एक्सपीरियंस करेगा। जब एक खातून आएंगी, 2 आएंगी, हमने जैसा बुशरा इज़हार का जिक्र किया कि शी आर लुकिंग फॉर अ प्लेस और शी इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड टू डू अ पॉडकास्ट, क्योंकि वो इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह से, ठीक है, और सीनियर्स में आती हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के। तो जब वो उनको खवातीन देखेंगी ना, डेफिनेटली बाकी खवातीन भी अपना इंटरेस्ट शो करेंगी कि यार वी ऑल्सो वांट टू कम, वी ऑल्सो वांट टू डू दिस पॉडकास्ट। अभी आप बताएं मार्केटिंग की अगर हम बताएं, आपका तो माशाल्लाह से कंपनी भी एक्सपीरियंस है, सस्ती मार्केटिंग करें या अच्छी मार्केटिंग, दोनों बता दें। व्हाट्सएप पे भी ज़्यादा लोग कम्युनिकेट करें। मैं भी यूएस कंसिडर, क्योंकि हमने तो यूएस में सर्विसेज देनी है ना, हम पाकिस्तान की बात नहीं करें। तो एक छोटा सा टॉपिक आ गया था मेरे यूट्यूब का, तो सस्ती टारगेट। एक तो ईमेल मार्केटिंग होती है, नॉट द पार्ट आपका, उसका तो पार्ट नहीं है। एक व्हाट्सएप पे भी आप दे रहे हैं और मेटा पे भी दे रहे हैं। तो अगर हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस करें वो ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, या हम फेसबुक पे मार्केटिंग करें, जो एड चला के कैंपेन चलाते हैं वो सस्ता पड़ेगा? क्या बेस्ट है, आपके जो एक्सपीरियंस क्या कहता है उसमें? देखें वहाँ की जनरी का सिनेरियो ये है कि जी वो उनके लिए ईमेल एड्रेस उनका पर्सनल होता है, इसी तरीके से उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी पर्सनल है, वो कभी शेयर नहीं करते हैं जब तक पूछा ना जाए कि जी आपका नंबर मिलेगा। जब वो देते हैं तो आप उसमें मार्केट कर सकते हो, क्योंकि उनकी परमिशन होती है, उनको पता है इस ब्रांड से मैसेज आएगा। सबसे बेस्ट फेसबुक है। इस वक्त मेटा इतना एक्टिव चल रहा है, वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर देता है ह्यूमन बिहेवियर को, इतना एडवांस चल रहा है कि वो ये बताता है कि जी किस कस्टमर ने कितना कहाँ पे वॉक किया है, शॉपिंग किया है, तो उसके बाद सारा डाटा मौजूद होता है। आपके लिए बहुत सिंपल है कि जी आपने कैंपेन अपनी लाइन करनी है, आपने कंट्री सेलेक्ट करके उसकी जो ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करने हैं, उनका ह्यूमन बिहेवियर आपसे वो पूछता है, आपने वो कर दिया, उसी पे आपको मेटा पे रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट आइडियल आपके लिए मेटा फेसबुक
क्योंकि उसमें कंप्लेन नहीं आई है, वरना अगर आप एक चीज और ऐड करेंगे फेसबुक के साथ साथ, नॉट फेसबुक ओनली, गूगल ऐड सिंक्रोनाइज होने के लिए। यस, वो मार्केटिंग के लिए गूगल ऐड भी बहुत जरूरी है। उसका रीजन, आपका एंड्रॉयड किस पे बेस करता है? आई क्लाउड पे नहीं करता, वो गूगल के बगैर तो चलता नहीं है। तो इसका मतलब गूगल ऐड को देंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी आपकी। नहीं समझा। गूगल एड्स पे रन करें। गूगल एड्स हम रन करेंगे, वो तो एक पार्ट ऑफ द डिफरेंट वे से गूगल, ये तो मार्केटिंग के लिए। अच्छा, मार्केटिंग का आपने पूरा कवर कर लिया। मेरा तो कंपैरिजन था व्हाट्सएप टू फेसबुक, क्योंकि ये एक मेटा वाले हैं। गूगल एड्स तो एसईओ तो ये तो है ही है, ये तो क्या मेरे पर्सनल नंबर पे कोई मेरे मार्केटिंग करेगा मुझे, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं कर लूंगा, मैं तो बेर कर लूंगा। गोरा नहीं करता, वो ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देगा, रिपोर्ट कर देगा। फेसबुक मेटा। तो मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि अगर, क्योंकि ये मेटा का जैसे इंस्टा बहुत अच्छा चलता है इनका, ये 3 इनके पास कैटेगरी है ना। व्हाट्सएप है, तो मैं सोच रहा था कि अगर हमारे पास जो डेटाबेस पड़ा हुआ पुराने कस्टमर्स का, जो मेरे दिमाग में क्यूरी चल रही थी, बहुत सारे लोगों के और भी होगी, उन सबको व्हाट्सएप चला देते। लेकिन अब ये कह रहे हो कि वो कंप्लेन कर देंगे। देखिए, अगर कस्टमर को आप चाहते हैं ना कि वो आप उनसे पर्सनली 101 किसी को असाइन करें कि आप ओल्ड कस्टमर हैं और आपने उनको नोटिफाई करा कि वी हैव अ न्यू डील्स, इस तरह की चीजें, क्योंकि पहले कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, उस पे कैंपेन चलाएं, उस पे कोई इशू नहीं है। लेकिन वैसे चलाएंगे मसला करेगा। अगर अननोन नंबर पे चलाएंगे हाँ, जो डाटा आपसे बिलोंग नहीं करता। लॉयल्टी डाटा वो होता है कि जिस ब्रांड का अपना डाटा बेस्ड हो, लोकल, इंटरनेशनल, कुछ भी, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमने यहाँ से शॉपिंग की थी और हमने टिक भी किया था कि जी हमें मार्केटिंग। दे माइट भी कंप्लेन, क्योंकि वो अगर आपने की थी और अब उनको व्हाट्सएप करें तो हो सकता है वो कंप्लेन करते भाई क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने से परमिशन तो नहीं ली। करेंगे वहाँ पे स्ट्रिक्ट इतना होता है कि वो आपके बिजनेस को भी बड़ा इफेक्ट करेगा। वो कंप्लेन कैंसिल कर देगा। अच्छा, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो गोरा है ना, वो तो डायरेक्ट चला जाएगा जी मुझे, मतलब इतने सेंसिटिव हैं कि जी टुडे आई फील लाइक अ बटरफ्लाई, ये किसी ने कह दिया ना और आपने कहा कि हाँ तो जस्ट ट्राई टू फ्लाई, या आपने उसको हिट कर दिया और उसके इमोशन को हिट कर दिया, वो कोर्ट ले जाएगा इस बात पे भी। इतने सेंसिटिव हैं गोरे यूएसए के। तो चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इससे बेहतर अगर हम इस तीनों में बेस्ट सोल्यूशन ये है कि फिर वो फेसबुक एड चला लें। भाई सबसे बेस्ट है। देखें लोग इस टेक्निक को ना, फिर अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो वो तो फिर एडवर्ड भी हैं, फिर वो आप बहुत एक्सपर्ट हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि आपकी हर लीड जनरेट होती है, अच्छी ग्रोथ देती है, मगर अगर आप मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे ना, वो लॉन्ग टर्म है। बताएं मैकेनिज्म। वही लॉन्ग टर्म है कि आपने जैसा ये आपने पहले फेसबुक ऐड चलाए, उनका इंटरेस्ट बिल्ड किया, क्योंकि उनको पता है रेलेवेंसी लोगों को ही शो होगा, वो क्लिक करके आपसे कम्युनिकेट करेंगे। when they are doing a communication with you, ask them their phone number और शेयर करेंगे एंड you just add it, अपनी लिस्ट में डाल दें कि आपको ऑथेंटिक नंबर्स मिल गए, एंड कस्टमर को बता देंगे इन फ्यूचर वी गोना शेयर यू मोर प्रमोशन व्हेन इट्स कम। ठीक है, इट विल बी रिलेटेड टू योर नीड। सही है। उससे आपकी एक डाटाबेस जनरेट हो रही है, क्योंकि सालों की मेहनत होती है। आप जब उस पर कभी भी कैंपेन चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। मेटा व्हाट्सएप का सिनेरियो क्या है, मेटा की जो व्हाट्सएप ऑफिशियल सर्विसेज हैं, वो आपको एक बार मार्केटिंग की अलाउ करता है। ठीक है, कस्टमर ने रिस्पॉन्स कर दिया तो वो मैच्योर हो गया, आप उसको दोबारा मैसेज भेज सकते हो। लेकिन अगर आपने दूसरी बार भेजा और उसने रिप्लाई नहीं किया हुआ था, मेटा आपका मैसेज डिलीवरी नहीं करेगा। इन दैट केस यू हैव टू प्ले स्मार्ट। आप क्या करते हो कि जी अपने कंटेंट में नीचे लिख देते हो कि जी इफ यू डोंट वांट टू रिसीव एनी मैसेज फ्रॉम अस, रिप्लाई विद यस और नो। वो बटन आपने दिए हुए होते हैं, वो यस और नो खुद ही प्रेस कर देता है, तो वो ऐसी मार्क हो गया कि जी हाँ इसको हमने दोबारा से भेजना है। फिर आपके पोर्टल में वो यस और नो के रिप्लाई आ रहे होते हैं, तो आप उसको फिल्टराइज कर देते हो, तो आपका ऑथेंटिक रियल डेटाबेस आपके पास आ गया। वो पोटेंशियल ऑफ कस्टमर है आपका, वो कहीं नहीं जाता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कस्टमर को अवेयर रखा, बहुत सारी चीज़ों से कम्युनिकेट रखा, उसको पता है कि यार ये ब्रांड मेरे साथ बहुत पर्सनलाइज्ड है, मुझे वो फैसिलिटेट करता है, जो क्योंकि सर्विसेज आप दे रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्या होता है जी, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल्स कि आप ऑर्डर करते हैं, आपका ऑर्डर गलत चला गया तो आप कंपनी को ही कंप्लेन करोगे, आप लॉजिस्टिक को नहीं कर सकते। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या है, जो उसने पेमेंट कर दी है, प्रोडक्ट गलत निकला है, अब उसको रिफंड के लिए कंपनी को क्लेम करना है। फॉरेन कंट्रीज में क्या है जी, सिंपल आपने डिस्प्यूट करना है अपनी पेमेंट पे, पार्सल आपके पास ही रखा हुआ है, वो पेमेंट वाले को पेमेंट भी वापस आ गई आपकी, एंड देयर इज नो एक्शन। और अगर आपने पेमेंट रिफंड नहीं की, योर बिजनेस लाइसेंस हैज बीन कैंसिल, तो लोग बोलते हैं यार छोटा अमाउंट जाने दो, वो रिटर्न वाला कि जी बिका हुआ माल तब्दील या वापस होगा, तो वो फॉरन उसको फॉलो करते हैं। हम पाकिस्तानी कहते हैं जी माजरत,
वी आर नॉट बस रिस्पॉन्सिबल। एक दफा गया तो क्या, गया तो गया, हमने बेच दिया, आपकी जिम्मेदारी, आपका नसीब खराब निकला। नहीं पेपर पे भी हमारे साथ ऐसे ही है, जितने पेमेंट गेटवे अगर किसी ने क्लेम करा तो हम नहीं रोक सकते ये उसको। बहुत अच्छी चीज है, ये क्वालिटी सर्विसेज है लिटरली, और पंजाब में कुछ लोग ये फॉलो कर रहे हैं। लिटरली उनके बोर्ड्स पे लिखा हुआ है कि जी खरीदा हुआ माल वापस और तब्दील होगा। और वो लोग देखें, उनकी ग्रोथ देखें, वो और बिजनेस को एक्सपेंड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जी इससे हमें नुकसान नहीं है, फायदा ही होना है, कस्टमर का ट्रस्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लें, कोई कहता है जी मुझे ना फलानी निहारी खानी है या वो निहारी खानी है, वो कहता नहीं जी जाहिद की खानी है, क्योंकि उसने मार्केट बना दी है अपनी। और जब वहाँ पे जाते हैं वो एक्स्ट्रा सर्विंग भी करते हैं, आपको बेनिफिट भी देते हैं, आपको अच्छे एनवायरनमेंट में बिठाते भी हैं, आप किसी और की आप ज़्यादा नहीं सुनते होगे। तो हर ब्रांड अपनी एक जगह बनाता है। एक क्रम्बल जो कुकीज़ चल गए, उन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं की है, उन्होंने सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो किए हैं कि जी कुछ इंसिडेंट हो गया, उस पर उन्होंने भाई मार्केटिंग कर दी। मार्केटिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपके मुल्क में अलग है, दूसरे मुल्क में अलग है। हाँ आजकल तो वो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, गूगल ट्रेंड्स पे आ जाते हैं उनके ट्रेंड, आप उसको फॉलो करें और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसका। आप जैसा भी चाचा का चल रहा था, कितने सारे ब्रांड ने अपने किया, वो कृषि का एम्प्लॉय बता दिया उसको कि जी कृषि का एम्प्लॉय था, कृषि की ब्रांडिंग हो गई। ये नेगेटिव मार्केटिंग है, लेकिन ये पॉजिटिव रिस्पांस देती है। ब्रांड तो कर दिया ना जी। तो आजकल चीपा साहब भी चल रहे हैं ना मार्केट में। चीपा साहब वो बहुत क्लास का था, उसके देख के लोगों ने बड़े मीम्स बनाई है कि जी ये बहुत ही सिंपल ऐड है और बहुत ही दैट वेरी अमेजिंग कि मतलब चीपा साहब को क्या सूझी, एक बेकरी पे खड़े हुए कहते हैं बच्चे को केक देना, मेरा नाम मत बताना और केक पे लिख देना कि फ्रॉम चीपा साहब। लॉजिक समझ नहीं आया कि सर आप किसी को बताना नहीं चाह रहे। कल भी साहब लगाया मैंने, कम से कम इन्होंने लाखों डॉलर बचा लिया मार्केटिंग का अपना, और सबके दिमागों में चीपा पहुंचा दिया। नेगेटिव मार्केटिंग थी, लेकिन वो पॉजिटिव रिस्पांस पे आ गई। बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, तो वो सीन देखिए चीपा काम बहुत अच्छा कर रहा है, नो डाउट। इन दी एंड सब यही बोलते हैं यार काम अच्छा कर रहा है, चलो मार्केट गंदी हो गई। ये उससे उन्होंने भंड मार दिया या वो जानबूझ के किया। डेफिनेटली मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो होगी, काम अच्छा कर रहे हैं, एम्बुलेंस सारी कर रहे हैं, इनके लोग सारे। ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए अच्छा ही है कि सब पॉजिटिव ही जानते हैं, भाई ऐड गलत हुआ ना, काम तो गलत नहीं कर रहे ना, काम गलत नहीं हुआ। अब वो हुआ ये कि जी जैसे जेडीसी के काम हो रहे होते हैं, वो मार्केट कर रहे होते हैं, अपने एड्स बना रहे होते हैं ना, जिस दिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सैलानी हो गई या दावत इस्लामी हो गई, अपने एड्स बना रहे होते हैं। चीपा साहब ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो उनके एड बनाने वाला अच्छा बंदा नहीं था, वो कंटेंट जो है ना वो बहुत पुराना था उनका। मुझे लगता है अपना दोस्त ही था यार, एक काम कर मैं कैमरा ऑन करता हूँ। यस, कैमरा मैंने खड़ा कर दिया आईफोन के साथ, कहता जी मैं बस मैं आप लगे रहो, जो बोलना है बोलो। वो कोट पहन के भी कोई नया, कल मैंने ऐड देखा यदि कोट पहन के दामाद को लेके आए। देखिए मैंने, आपने देखा मैंने भी देखा है, अब लोगों को क्यूरियोसिटी हो गई कि शायद कोई नया जोक आएगा, नया जोक आ गया, लेकिन वो था नहीं, वो सही था ऐड। अरे मोस्टली पता क्या होता है, तो एक दफा चल पड़े ना। हाँ मैं जो ऐड देख रहा होता ना, मैं अब इतना कॉमन हो गया है कि मतलब आपका इंटरेस्ट मेटा को पता है, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम इसको पता है आपका इंटरेस्ट। मैं ऐड देख रहा हूँ, मैं बेगम को होता है तुम्हें कोई रील दिखाऊं, कहते कौन सी रील है, मैंने कहा जी ये फलाना रील है, मैंने अभी भी देखी है तभी तुम्हारे पास आई है। तो वो कॉमन, ये बहुत आपका इंटरेस्ट पता चल जाता है। मतलब पहले हर चीज आती थी, हर किसी के पास यूनिक चीज आ रही थी, अब यूनिकनेस नहीं है, मोस्टली ट्रेंडिंग वीडियोस आपके सामने आ रही होती हैं। बस अगर वो चली तो चली, वरना तो वो अलीना आमिर है ना मेरे ख्याल से, वो जो इसको पता होगा अलीना आमिर, वो जिसे कि गूज बम्प्स वाले जो से वीडियोस बनाई थी अभी, मतलब कि सेंसेशंस होती हैं जो मुझे, हाँ सेंसेशन है ना भाई। एक न्यूज एंकर एक बंदी को लेके आ गए क्योंकि उसकी लिपसिंग का टैलेंट बहुत जबरदस्त है। अच्छा, और वो सबने देखी मेरे ख्याल से, पागल हो गए लोग, और उसको फेम मिल गया। इससे पहले वो साइलेंटली 1000 वीडियो बना चुकी होगी। भाई देखिए कोई भी एक चीज चल जाती है, बस एक चल वो एक चीज। वो जब पार्टी गर्ल कहाँ से कहाँ, उसका तो नाम भी बड़ा मुश्किल है, दादा नीना मीर पता नहीं क्या, वो बड़ा मुश्किल से नाम आता है, दाना नीर। वो अपने नाम को प्रोनाउंस करने में सबको बता रही होती कि जी मेरा नाम ये है, मतलब वो उसकी कर्टेसी है, वो इतनी अच्छी बंदी है कि अपने प्रोनाउंस, वरना लोग बड़े ऑब्सेस होते हैं अपने नाम को लेके। तो वो अपने नाम को खुद एक्सप्लेन करवाने के लिए इतनी अच्छी बंदी है वो, कि वो खुद बोल रही थी कि ये मेरा नाम है, इस तरह से लें, और वो मजाक में ले रही होती है। एटीट्यूड बंदी में नहीं देखा आज तक, लिटरली नहीं देखा। और वो पार्टी गर्ल से वो फेमस हो गई कि भाई मरगला के हिल्स पे खड़ी हुई है, बताइए ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। और वो पार्टी को ट्रेंड इतना हुआ कि पूरे सेलिब्रिटीज ने दुनिया में चला, दुनिया में चला। वो तो अमेरिका में भी मैंने देखा था कुछ लोग कर रहे थे, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा चला, बहुत ज्यादा किया था। और अभी भी कुछ एक और भी ट्रेंड चला था बड़ा, कि काफी लोगों ने फॉलो किया, मैं भूल गया अचानक से, लेकिन बड़ा वायरल चला था कि लोगों ने उसको बड़ा फॉलो किया। वो हमारे पाकिस्तानियों ने वो किया था उसको। ट्रेंड्स पे फॉलो करें तो आप आ जाते हैं।
ट्रेंड अगर आप चलाएंगे तो उसको किसी भी दिन आपका छक्का लग जाता है। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शुएब भाई, मुझे ये था कि एक तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे सवाल ज़्यादा है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। जी जी, तो मैं देखा है, मैं थोड़ा रुका। तो पहले मैं एक काम ही करते हैं कि हम मैसेज, हमारे जो व्यूवर्स हैं तो उनके लिए कोई मैसेज अगर उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपकी जर्नी और अपनी डिस्कशन किया तो बेचारे वो रह जाएंगे। नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया अभी हमें तो पहले उनको कवर करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज यू हैव एन एक्सपीरियंस, आपके ई कॉमर्स जर्नी के प्रेसिडेंट भी माशाल्लाह से, ठीक है, और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, बड़े मैंने एक्टिव भी देखा है आपको। तो एग्जैक्टली हमारा स्किल बेस सारे लोग हैं, तो अब उनको क्या एग्जैक्टली सजेस्ट करेंगे दैट हाउ कैन वो किस तरह से आ सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर, एंड ई कॉमर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? भाई देखें, मैंने जब अपनी जर्नी बिजनेस की स्टार्ट की थी ना, मेरी 0 इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने डाली है। आइडिया आपका होता है, आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, यू हैव टू डिसाइड। कितना उसको लेके चलेंगे, उस फ्लो को कितना रूलिंग में लेके आएंगे, दैट्स मैटर। ई कॉमर्स एक जर्नी है जिसमें आप एक बार इन हो गए और आपको ये लत लग गई, आप सारी जिंदगी आप इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। तो मैं तो सिर्फ यही लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि यार इट्स डन, कि जो 9 to 5 की जॉब्स, आप जो एम्प्लॉयमेंट करते थे, ये इट्स ओवर नाउ। आने वाला दौर ऐसा है कि आपके एक्सपेंस उस जॉब से पूरे नहीं होंगे। यू हैव टू टेक अ स्टेप, यू हैव टू टेक अ रिस्क फॉर टाइम बीइंग। जर्नी सेट हो गई ना, आप नेक्स्ट लेवल पे हो गए अपने एक्सपेंस को लेके, अपने एक्सपेंचर्स को लेके, बहुत सारी चीज़ें। तो स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ई कॉमर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इन पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन इज देयर, उमर मुबीन भाई इज देयर फॉर यू, हैदर भाई इज देयर फॉर यू, मलिक साजिद भाई इज देयर फॉर यू, मतीन, मरियम, ये सब आइडियल लोग हैं जो अपने बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। बुशरा इजहार हो गई, और पता नहीं उमर अरशद साहब हैं, जिनको के जो ऑनर हैं उबैर साहब, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जिनको को खड़ा कर दिया। ये वो लोग हैं जो बहुत वैल्यूएबल लोग हैं। मतलब इन्होंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, कहाँ पे आज स्टैंड करते हैं, आज वो आइडियल और मेंटोर हैं लोगों के, लिटरली मेंटोर हैं लोगों के वो। मतलब आप देख लें रॉयल शेख साहब सुकून का एक प्रोडक्ट लेके आ गए, वो नाम ही ऐसा है कि उसमें सुकून आता है। कितनी वैरायटीज हैं, मतलब कोई सोच सकता था कि मेरे सर में दर्द है और मैं मेडिसिन खाए बगैर वो सर का दर्द दूर नहीं कर सकता। उन्होंने इनोवेशन निकाल दी, उन्होंने ऐसे मिनरल्स इस्तेमाल किए कि आपको सिर्फ ऑयलिंग करनी है, and you have done। और मेरे पास भी प्रोडक्ट्स, उन्होंने पता नहीं किस तरह से मेरे पास गिफ्ट आया है, मुझे अभी सुकून से याद आया जी। वो दो बैग्स रखे हुए, उसमें बहुत सारे वो रखे हुए ऑयल्स, बहुत सारे दिए हुए हैं। ये फ्री दिए हैं, नहीं बहुत काम के हैं। आप यकीन करें तहसीन भाई, रात को नींद नहीं आ रही, इस्तेमाल नहीं किया, डर लग रहा था मैंने सीरियसली, मैंने मेरी फैमिली में अपनी अम्मी को ब्रांडिंग कर रहे हैं उनके बगैर पैसों की, बता। अरे नहीं ब्रांडिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात लोगों को पहुंचा रहा हूँ। वाकई सीरियसली मेडिकेशन देखो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, उनका नुकसान होता है। सही है। इनके जो है ना मेडिकेशन नहीं है, लेकिन आपको सोल्यूशन दे दिया उन्होंने, और जो नाम है ना वो काम करता है। मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इतने सारे ऑयल्स हैं। मैं तो पहले पढ़ो, घुटने का अलग है, सर के दर्द का अलग है, नाक का अलग है, तो उसमें 8-10 उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिए हुए। तो अभी तक मेरा बैग ऐसे ही रखा हुआ, 2 है मेरे पास, तो अलग अलग टाइम पे मुझे कब दिया उन्होंने मुझे। मैं बताता हूँ, मेरी अम्मी एक आई थिंक उन्होंने किसी में एग्जीबिशन में था, वहाँ दिया था उन्होंने, और एक शायद यहाँ उन्होंने डिलीवर किए थे कुछ। डेफिनेटली आपको भिजवाएंगे। सीन ये है, मेरी अम्मी के घुटनों में दर्द था, लिटरली घुटनों में दर्द था। मैंने अम्मी को ना, इन्होंने गिफ्ट किया था, मैं एक इवेंट में गया हुआ था, वहाँ पे गिफ्ट रैम्पर मुझे मिला था, मैंने वो अम्मी को दिया। लिटरली मेरी अम्मी के घुटने को दर्द चला गया। मेरी बेगम के सर में कभी कभार दर्द आता है, तो वो उन्होंने, बेगम के सर में रहता है। हाँ, वो बेचारी काम बहुत करती है क्योंकि हाउस वाइफ है। हमारे रहता है यार। नहीं सीरियसली, मैं घुमाता हूँ, बहुत घुमाता हूँ, लेकिन आप अपसेट हो जाते हो समटाइम ना, कि भाई फैमिली और दूसरी सब चीजें मैनेज करते करते अकेले बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने वो भी यूज किया है, नींद वाले जो उनके प्रोडक्ट हैं वो भी यूज करके देखा है। लिटरली इट्स वर्क एंड वी वर सरप्राइज्ड। कैसे, मतलब आप किसी को बोलोगे ना कि यार ये एक दवाई है और 100 काम के लिए है, लोग यकीन नहीं करेंगे। सही है, ये साइकी है हमारी। हालांकि वो होगा, वो एक ही दवाई से आपके, मतलब आप देखो, आपको बुखार होता है पैराडोल, दर्द होता है पैराडोल, कुछ भी मसला है गिर गए पैराडोल, जाग रहे हो तो नींद नहीं आ रही पैराडोल, मतलब आपको पैराडोल के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास ऑप्शन। डिस्प्रिन, पैराडोल होता है, डिस्प्रिन या पोस्टन, शेर वाली गोली फेलेजिल चलती है जब पेट है सबसे बेहतरीन शेर वाली गोली, जिसका नाम आज तक किसी को पता नहीं है। वो क्या है, उसको बड़ा अच्छा नाम है उसका, शेर वाली गोली के मशहूर है जी। शेर वाली गोली ने बुखार हो रहा है, अच्छा क्यों, बुखार चला जाएगा। तो एक इनोवेशन आ गया मेडिकल इंडस्ट्री में, एक ऐसी चीज कि आपका रोजे की हालत में हो और आपको ठीक होना है, तो सुकून इज देयर टू हेल्प यू आउट। कोई ऐसा ब्रांड बता दें जिसने सुकून को रिप्लेस किया हो। उन्होंने एक यूनिकनेस इनोवेशन कर दी। इसी तरह से हमने कोई आइडिया डाला है,
आइडिया लेके आना है, हाँ। बहुत अपॉर्चुनिटी है। वंस यू देयर इन विद एक यूनिक, वंस यू इन विद इन अ मार्केट विद अ यूनिक आइडिया, यू गोना बूम, लाइक यू आर नेक्स्ट आइकॉन। आप चाय वाला बन सकते हो नेक्स्ट, सीरियसली। चाय वाला तो बहुत फेमस हुआ था। उन्होंने क्या किया था, ये तो किया था, वो जो पैसे लुटा रहे थे, लोगों की टेंशन नहीं कि यार ये बंदा पैसे ला कहाँ से रहा है और ये उड़ा रहा कैसे। बाद में फिर उन्होंने बताया कि जी ये तो मेंटोर बनना चाहते हैं और ये इनोवेशन स्पीकर्स हैं, ये आपको आइडिया दे सकते हैं कि क्या क्या काम कर सकते हैं। और लिटरली नो डाउट उन्होंने जितने लोगों को सिखाया सब ने यूनिक काम करके वो ब्रांडिंग। यार तहसीन भाई लिटरली चाय पैकिंग, आप जमजम वाली देखते हैं होटल, वो डब्बे में चाय देता, अब कहाँ शॉपर वाला सीन और अब ये डब्बे वाला सीन। मतलब इनोवेशन लोग लेके आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, हम कब अडॉप्ट करेंगे ये मैटर करता है। पानी पे जैसे पानी पे भी हमारा सर मैं बताता हूँ, ये एक ब्रांड है ना, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ यहाँ पे। मैं एक मार्ट में गया हूँ, वहाँ मुसाफी मैंने देखा है, नेस्ले देखा है, एक्वाफिना देखा है, मैंने वहाँ पे सारे ब्रांड देखे, वहाँ पे एक ये ब्रांड रखा हुआ था, मुझे इंटरनेशनल ब्रांड लगा। मैं डर के मैंने कहा चलो ठीक है टेस्ट करते हैं कैसा है पानी, देख लेते हैं। मैंने उठाया, मेरे काउंटर पे गया, मैंने कहा जी कितने हो गए। उसने जब मुझे कहा ना कि 30 रुपये 40 रुपये, एंड आई वाज शॉक। मैंने कहा यार ये कहाँ का पानी है, कहते पाकिस्तानी है। मैंने कहा यार लेवल है, इंटरनेशनल पैकिंग है, मटेरियल चेक करें इसका, और पानी की जो क्लास है नेक्स्ट लेवल है। आपको मजा आना है पैसे वापस। आप कहते हैं ना पाकिस्तानी ब्रांड चाहिए, तो जी आबिद दुबई नाम ऐसे इंटरनेशनल, काम पाकिस्तानी है सारा और क्वालिटी है। वैसे इनोवेशन चाहिए आपको भी। एग्जैक्टली आप बाइकआउट कर रहे हो ना, नेस्ले का दूसरी कंपनीज का कर रहे हो जी, आपके राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया इन्होंने। यस, और बहुत क्लासी पैकिंग है इनकी, अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। मुझे इनका पानी बहुत पसंद है। मतलब मुझे हार्डली, मैं जब बीमार होता हूँ ना, मुझे मरी वालों का पानी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो वहाँ से पिंडी में उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन वो चश्मे का पानी होता है, वो पानी मुझे राज आता है, बाकी कोई और पानी राज नहीं आता। लेकिन लिटरली आबिद दुबई जब से मैंने पीना स्टार्ट किया ना, मुझे मरी मज़ा नहीं आता, लिटरली मुझमें मज़ा नहीं आता। तो ये है बस ऐसे हमें कोई भी आइडिया अगर आपने आगे बढ़ना है और इनोवेट कर, अगर ई कॉमर्स में आना है, कुछ थोड़ा बहुत इनोवेट करना है, ज़्यादा नहीं इनोवेट करना सर, थोड़ा सा चेंजेस करें तो अब निकल आएंगे। हमारे अंदर सारी इनोवेशंस हैं। वो एक डर है ना कि जी घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो जी लोग आखिर में यही कहेंगे कि इन्नर राजीउन अच्छा इंसान था। बस तो उनके ये बोलने से पहले आप कुछ ऐसा कर जाएं कि उनको वो ये बोलने का भी मौका ना मिले, वो कह रहे हैं कि जी कहाँ गया, ये बोलने से समझ आता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आखिरी में अभी मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्या प्लान है फॉर द ई कॉमर्स इंडस्ट्री एज वेल एज सबटेक के क्या प्लान है, नेक्स्ट 5 इयर्स के क्या प्लान है, वो भी डिस्कस। देखिए सबटेक को इंट्रोड्यूस करवाने का मार्केट में पर्पस यही था कि इनोवेशन के साथ आना। हम वो चीज़ें इनोवेट करेंगे जो मार्केट की नीड होगी, और हम इसको इकोनॉमिक प्राइस में अवेलेबल करवाएंगे हर एक के लिए। जिनको लगता है कि उनके लिए सोल्यूशन महंगा है ना, सबटेक उनको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा और उनको बेनिफिट पहुंचाएगा, उनको हेल्प करेगा स्टैंड करने में, उनको हेल्प करेगा उनके कस्टमर कम्युनिकेशन को इनहेंस करने में। और वो चीज़ें जैसा भी मैं सबटेक से हूँ, लेकिन मैंने सिटी मेल को भी मैंने आपको बता दिया कि जी ये सोल्यूशन मौजूद है। तो जहां मुझे लगेगा कि जिस कंपनी को यार ये गैप है, उसको फुलफिल करने से उनकी ग्रोथ होती है, मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, लिटरली उनको ताकि सपोर्ट करूंगा इसमें। सबटेक का विजन ये है कि जी मैं कमा रहा हूँ, आप भी कमाएं और ग्रो करते जाएं, ठीक है। और जो लोग नहीं इस चीज में हैं उनको भी शामिल किया जाए और उनको भी ग्रोथ दी जाए। एक सबटेक एक लाइफ एग्जाम्पल है कि वो 0 से मिलियन की कंपनी कैसे बनी। ये ऐसे ही बनी कि इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन आइडिया था, इनोवेशन था, और वो उन्होंने ये सोच रखी कि जी पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि आगे बढ़ के कैसे लोगों की मदद करनी है, कैसे हेल्प आउट करना है। तो उस विजन के साथ आप बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ आप आगे जा सकते हो। अगर आपके माइंड में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो उसको खत्म कर दो, क्योंकि उससे सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर सामने वाला क्या सोचता है, आई डोंट केयर, व्हाट आई केयर मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, मैं क्या खर्च कर रहा हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ, मुझे इसकी फिक्र है सिर्फ। आप मेरे लिए कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये थॉट्स लोगों में से निकलनी चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी और एनर्जी आएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन को मैं ये लिटरली जो जिस जर्नी में हम लोग अभी हैं, हम लोगों को जो मोटिवेट करें और उनको लेके आ रहे हैं कि जी वो अपना बिजनेस करें, एम्पावर हो जाएं, वो डिपेंडेंसी से बाहर निकल के आ जाएं, वो इन शिकायतों से दूर हो जाएं कि जी गवर्नमेंट कुछ नहीं करी तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं भाई, आपके हाथ में, आपने करना है, आपने खुद को संवारना है, कोई आके आपको संवारेगा नहीं।
तो इट्स बेटर कि आप अकेले चलते जाओ, पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो, आप उनकी मोटिवेशन आप देखो, उनकी आपके मेंटरशिप में आ जाओ, सारे सीनियर ओपन है आपके लिए सारी चीज़ें करने के लिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एज पर द एक्सपीरियंस, आपका भी एक्सपीरियंस हो गया, कुछ लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते, वो तो सोचते रहते हैं। कुछ लोगों का एक मैंने देखा है कि वो स्टार्ट करके मतलब गलतियां करते हैं, कुछ तो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, तो मैं चाहता हूँ उसको हाईलाइट कर दें जो ऑलरेडी भी इस वक्त कुछ काम कर रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी के साथ डिस्कस नहीं करते और मुझे आइडिया अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ, दिस काइंड ऑफ कोई है। देखें, जहाँ तक ये बात है ना कि अगर गलती जो मैंने की है और मैंने उससे सीखा है, मैं बता भी दूंगा ना तो वो वैल्यूएबल नहीं होगी। हाँ, रीज़न, अगर उस बच्चे को बता दिया कि जी मैं तो पहले घुटनों पे चढ़ा था और फिर मैं यूं खड़ा हुआ था और मैं दौड़ने लगा था, तो वो दौड़ने नहीं लगेगा, उसने भी उस जर्नी से गुजरना है। तो वो गलतियां होंगी, उससे वो लाजमी होगी, लेकिन वो एक बार होगी, क्योंकि वो एक बार ट्राई करेगा ना, उसको सीख मिलेगी, वो उसको रिपीट नहीं करेगा। पहली गलती लेसन है, दूसरी गलती भी लेसन है, तीसरी सेम गलती रिपीट करना आप बेवकूफ़ी कहते हैं इसको, कि आप सीखना नहीं चाहते। तो आप अपनी गलती से जो आपको सीखोगे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा आपको। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। रीज़न, एक बार गलती हो गई, उसको इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो, उसके बाद मज़ीद चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो आपने डरना नहीं है किसी चीज़ से कि जी मैं हार गया, भाई वही गिरता है जो बहुत ऊंची छलांग लगाने वाला होता है। सही है, ठीक है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं। कोई ऐसी बात रह गई हो जो हमने डिस्कस नहीं किया, जो दिमाग में होता है वहां से मैं आ रहा हूँ। मुझे लिटरली आपसे बात करके इतना मजा आया है। मेरे पास टाइम शॉर्ट था, मुझे ऐसा लगता है मैं काट रहा हूँ, मुझे भी फीलिंग आ रही है कि मैं उसमें काट रहा हूँ। मैंने कहा फिर भी कोई पूछ रहे थे, बहुत सारी चीजें हैं हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे भाई आपके प्लेटफॉर्म इतना जरूरी है लोगों के लिए कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मतलब उनको एक तो यहाँ पे होना चाहिए, अपनी चीजें डिस्कस करनी चाहिए आपसे, और वो इस प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए उनको। तो बहुत सारी बातें रह गई हैं डेफिनेटली, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि आपने वो अपॉर्चुनिटी दी ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, बहुत अच्छा जो आइडियाज़ हैं। और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे था। तो कोई ऐसी बात मतलब जो है, डिस्कशन तो बहुत सारे हैं, लिटरली बहुत सारे डिस्कशन है। हम कोई भी टॉपिक लेके बैठेंगे, अभी बहुत सारी थे, जैसा टैक्स का इशू चल रहा था और दूसरे इशू चल रहे थे जिसके लिए पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन फाइट कर रहा है और वो बेल लॉस कर रहा है, उसमें उसको कोई इसका फायदा, अपना फायदा नहीं है, क्योंकि खुद बिजनेस ओनर्स हैं, उनको पता है कि जो हर्डल्स हम फेस करेंगे हम तो सरवाइव कर जाएंगे, मगर वो लोग जो छोटे लोग नीचे जो आ रहे हैं, जो नीचे लोग आ रहे हैं, वो उनको चैलेंजिंग फेस होंगे बहुत ज्यादा। तो उसके लिए वो पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन फाइट कर रहा है। ये चेन स्टोर एसोसिएशन ये भी फाइट कर रहा है। ये इसलिए नहीं कर रहा कि जी अपने नाम को रिकग्नाइज करवाना है, उनके नाम को रिकग्नाइजेशन की जरूरत नहीं है। जो ओन करते हैं ना वो ऑलरेडी रिकग्नाइज हुए हुए हैं मार्केट में, और लोग उनके मेंटरशिप के अंडर काम कर रहे हैं। लोग आके उनके साथ सेल्फियां लेते हैं। मैंने खुद ने देखा है कि वो जितने वहाँ खड़े हो जाए तो वहाँ पे हुजूम लग जाता है, उसके बावजूद वो लोग आपके पीछे भाग रहे हैं कि भाई अपने बिजनेस को बचाएं, आप स्टैंड लें, खड़े हों, कॉन्फ्रेंस में आए, आप गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट दिखाएं। तो बहुत कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है। और फिर कोई अगर वीडियो में देखेगा कि 3 घंटे की आ गई तो वो देख के वैसे ही भाग जाएगा। यस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मसला हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि जी आपने वीडियो पूरी देखनी है, आपने शुरू में बताइए डाल देना है, आपने वीडियो देखनी है, सारी काम की बातें, कोई भी ऐसे वक्त नहीं है कि आपको लगेगा कि जी चीजें डाउन हो गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ड्रामा देख लेंगे, कोई मूवी देख लेंगे, लेकिन जो चीज़ों से उनको फायदा होना है ना कि जी आपने पैसे कैसे कमाने हैं, नहीं जी हमने नहीं कमाने, हम नौकरी भी अच्छे हैं। भाई कब निकलोगे घर से बाहर, कब कमाओगे, कब करोगे अपने आप को इतना मुख्तार? ये पॉइंट तो मैं हाईलाइट में डालना पड़ेगा, इसको भाई हाईलाइट पे डालने। जी यार, वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आगे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मजा आया बात करके। और मैं सोच रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट भी कुछ कर देते हैं, क्या कहते हैं आप? सर डेफिनेटली होना चाहिए, इसका सेकंड पार्ट होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है इनके कमेंट्स के ऊपर, इनके कमेंट आते हैं, अगर ये लोग कमेंट करते हैं कि कमेंट आते हैं और हमें बोलते हैं कि हाँ सेकंड पार्ट, और कोई क्वेश्चंस आते हैं ई कॉमर्स रिलेटेड, सब टास्क से रिलेटेड, आपके पास से रिलेटेड, फ्यूचर प्लान से रिलेटेड, व्हाट्सएप पे से रिलेटेड आ जाता है कि भाई हमारा मसला आ रहा है, मार्केटिंग एंड कॉस्ट, वट एवर द इनकी कोई भी कमेंट आता है हम उसके ऊपर पूरा सेशन रखेंगे। अब ये डिपेंड करता है कमेंट, अगर वो पूरे सुनेंगे। बिल्कुल, आपको इस पूरी वीडियो में जो जर्नी आपको हमने बताई है, जो चीज़ें और आने वाले वक्तों दौर की हमने बहुत सारी बातें की हैं, आपके कॉमेंट्स बताएंगे कि आप अपने सवाल कॉमेंट्स में ड्रॉप करें, हम उनको आंसर करेंगे। ठीक है, आपके सारे कमेंट करेंगे, वीडियो में आके बताना होगा तो वीडियो में आके बता देंगे। हम बिल्कुल, हम तो बताने को तैयार हैं, आप कमेंट नहीं करना। यस, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू।